Welcome to the Stupid Genius, and today we are going to talk about the plasma proteins. And I believe this is one of the most important topic. क्यों? क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री का भी पोर्शन है, ये फिजियोलॉजी का भी पोर्शन है, और जब तुम क्लिनिकली किसी पेशेंट को देखते हो तो सीवीसी है ना, कोई भी क्लिनिकल रिपोर्ट्स या भी कोई भी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करते हो तो उसमें तुम वही कंपोनेंट्स देखते हो जो ब्लड्स में होते हैं, राइट? तो जब भी हम सीवीजी ऑर्डर करते हैं या फिर टोटल प्लेटलेट्स या फिर टोटल प्रोटीन वगैरह देखते हैं तो हम उसमें क्या देखते हैं कि नॉर्मल प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, आरबीसी कैसा है, डब्ल्यूबीसी कैसा है, सो राइट। तो जो लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन होती है, बायोकेमिकल लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, वो सारे एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो तुम्हें पता है आरबीसी देखोगे तो उसे पता चलेगा एनीमिया वगैरह है कि नहीं, डब्ल्यूबीसी से पता चलता है इन्फेक्शंस है कि नहीं, कोई कैंसर है कि नहीं, प्लेटलेट से हमें बोन डिसऑर्डर्स, हमें लिवर डिसऑर्डर्स, हमें ब्लीडिंग टेंडेंसीज वगैरह पता चलती है। तो ये सब तो तुम्हें पता ही है। प्लस बट प्लाज्मा पोर्शन, जो हमारे बॉडी में जो प्लाज्मा होता है उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं उनका इन्वेस्टिगेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू असेस द पेशेंट कंडीशन, ठीक है? तो आज मैं तुम्हें वही पढ़ाने जा रहा हूँ, एंड बिलीव मी दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जब तुम इस टॉपिक को कर लोगे तो आई बिलीव कि तुम्हें एक पावर फील होगी कि हाँ भाई, डॉक्टर बनने की तरफ मूव कर रहा हूँ, ठीक है? तो इस टॉपिक को तभी पढ़ना जब तुम्हारा दिमाग एकदम क्लीन हो, ठीक है? क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है और मैंने 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा भी डाली है, और मैंने बायोकेमिस्ट्री प्लस फिजियोलॉजी को दोनों को इंटीग्रेट करके पढ़ा रहा हूँ। तो तुम्हें अगर ये इधर से पढ़ लोगे, बायोकेमिस्ट्री से पढ़ लोगे, तो फिजियो से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं इन दोनों सेक्शंस में डालूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वी नो आवर ब्लड इज़ मेड ऑफ अ, कैसे? सेल से बना होता है एंड प्लाज्मा से बना होता है। तो सेल इज़ 45%, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होते हैं, जो कि इस टॉपिक का, जो कि इस वीडियो का क्या पॉइंट नहीं है। हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है प्रोटीन्स के बारे में। तो दे आर 55% प्लाज्मा, राइट? 55%, एक मिनट, 55% प्लाज्मा होते हैं जिसमें वाटर होगा एंड देयर इज़ अ प्रोटीन। एंड वी नो हमारे प्रोटीन का नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन होता है 5 to 8 मिलीग्राम पर, ग्राम्स पर डेसीलीटर। प्रोटीन कितना होना चाहिए? 5 से लेके 8 ग्राम्स पर डेसीलीटर होना चाहिए नॉर्मल प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन। अब प्रोटीन में क्या क्या आता है? प्रोटीन में आएगा एल्बुमिन, जो कि एकदम ग्रेट डिटेल में पढ़ना है हमें, ठीक है? एल्बुमिन जो कि ग्रेट डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद फाइब्रोनेजिन, एंड देन कम्स द ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन्स का मतलब क्या होता है? ग्लोबुलिन्स का मतलब होता है कोई ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, मतलब सर्कुलर या फिर कोई ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। तो ऐसे हमारी बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं। और ग्लोबिन्स में 4 टाइप्स हैं: अल्फा 1 ग्लोबुलिन्स, अल्फा 2 ग्लोबुलिन्स, बीटा ग्लोबुलिन्स एंड गामा ग्लोबुलिन्स। और तुम्हें पता है गामा ग्लोबुलिन्स को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं क्या? आईजी, है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो उसमें पता है कि आईजीए, आईजीजी, आईजीएम, आईजीडी, आईजी। तो ये सारे जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो कौन बनाता है? देज आर मेड बाय द प्लाज्मा सेल्स, राइट? तो प्लाज्मा सेल्स इनको बनाते हैं, और प्लाज्मा सेल्स आर द हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के सेल्स होते हैं। तो जब मैं इम्यूनोलॉजी पढ़ाऊँगा ना, वहाँ इसको ग्रेट डिटेल में पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये पूरा टॉपिक ही एकदम कम से कम 1 घंटे से ऊपर का है, ठीक है? तो हम इस वीडियो में इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला सेक्शन इम्यूनोलॉजी का सेक्शन है, ठीक है? हमें क्या बात करनी है अभी? सिर्फ इन टॉपिक्स के ऊपर। तो लेट्स सी क्या क्या है। तो हम इन प्लाज्मा प्रोटीन्स को निकालते कैसे हैं? मतलब अगर मैंने अपना ब्लड सैंपल निकाला, ब्लड सैंपल को मैंने क्या किया? सेंट्रीफ्यूज़ कर दिया। सेंट्रीफ्यूज़ किया तो क्या होता है? ये रहा हमारा टेस्ट ट्यूब में हमारा ये रहा, नीचे सेल्स आ गए। उसके बाद बफी कोट आता है, और ये हमारा प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में मैंने तो प्लाज्मा को आउट कर लिया। अब प्लाज्मा से मुझे क्या करना है? मुझे देखना है कि मेरे में कौन कौन से प्रोटीन प्रेजेंट है, कौन कौन से प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। तो मैं क्या करूँगा? इलेक्ट्रोफोरेसिस करूँगा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस? इज अ मोबिलिटी ऑफ द नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स। तो हम क्या करते हैं? हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है? इसमें ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। हमें पता है कि हमारा जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो प्रोटीन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। तो प्रोटीन किधर मूव करेगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे अपना सैंपल डाल देंगे, और सैंपल में ऐसे हमारा प्रोटीन्स और हमारे जो कंपाउंड्स है वो मूव करने लगेंगे। बाय दैट वी आर गोइंग टू रिमूव, और वी आर गोइंग टू क्लासीफाई डिफरेंट प्रोटीन्स। तो इसको करने के बाद हमें डिफरेंट बैंड्स मिलती है। वो बैंड्स क्या होते हैं? बैंड्स का मतलब जो आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस किया है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसमें आपको बैंड्स मिलेंगे, राइट? एक बैंड इधर मिल गया, एक बैंड इधर मिल गया, एक बैंड इधर मिल गया। तो डिफरेंट लोकेशन पे हमें डिफरेंट बैंड्स मिलते हैं, और उस बैंड को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्मल बैंड कैसे आती है? एक नॉर्मल इंडिविजुअल में, जैसे अगर मेरे में या फिर तुम्हारे में अगर हम करें, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस की नॉर्मल बैंड कैसे आती है? तो कुछ ऐसे आती है। ये क्या है?
याद करने का एक सिंपल तरीका, कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे कर लो उंगली और देखो ये रहा एल्बुमिन, ये रहा अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा एंड ग्लोबुलिन्स, गामा ग्लोबुलिन्स, ऐसे करके, ठीक है। तो ये रहा हमारा नॉर्मल। इसमें क्या होता है, ये हमारा डिफरेंट ये इस लाइन पे क्या है कि कौन कौन से डिफरेंट क्या बोलते हैं उसको, मॉलिकुलर वेट के प्रोटीन्स हैं। तो इसकी मॉलिकुलर वेट अलग होगी, इसकी मॉलिकुलर वेट अलग होगी, इसकी मॉलिकुलर वेट अलग होगी, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। तो डिफरेंट मॉलिकुलर वेट पे हमने क्या किया, क्लासीफाई कर दिया है। और ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन की, एक किसी मॉलिकुलर वेट पे कितनी कॉन्सेंट्रेशन आ रही है। तो सबसे हाई पीक जो आती है उसका होता है एल्बुमिन का। इसका मतलब ये है कि एल्बुमिन की कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा होती है। और ये क्या है, ये चारों अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 2 एंड गामा, ये तो आपने बताया था सर कि ये है ग्लोबुलिन्स, राइट, ये है ग्लोबुलिन्स। देखो क्या बताया था मैंने कि हमारे प्रोटीन में 3 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, एक तो एल्बुमिन होगा, दूसरा फाइब्रोनोजन होगा और तीसरा ग्लोबुलिन होगा। और ग्लोबुलिन में क्या होता है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन्स। तो ये तो क्लासीफाई कर दिया सर। तो ये किधर है, फाइब्रोनोजन किधर है। देखो फाइब्रोनोजन हम तभी हमें मिलता है जब हम यूज़ करते हैं प्लाज्मा। सी ध्यान से देखो, ये क्या है, ये रहा एल्बुमिन, ये क्या है, ये हमारा अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 2। सर यहाँ पे ग्लोबुलिन होना चाहिए, पर ग्लोबुलिन का जो पोर्शन है वो बड़ा हो गया। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे फाइब्रोनोजेन भी डाल दिया। तो फाइब्रोनोजेन क्यों आया, देखो इसको समझने के लिए तुम्हें ये समझना होगा कि व्हाट इज़ प्लाज्मा एंड व्हाट इज़ सीरम। देखो प्लाज्मा का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा में सब कुछ आता है। सब कुछ का मतलब क्या, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रोनोजेन। बट हम जब सीरम की बात करते हैं ना, तो सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता। तो सीरम में क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता। तो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज सीरम। समझ आया क्या। तो जब मैं यहाँ पे, ये किसका ग्राफ है, ये नॉर्मल ग्राफ किसका था, ये था सीरम का। यानी कि अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये किसका था, नॉर्मल ग्राफ फॉर सीरम। तो जब मैं सीरम करूंगा तो उसमें मुझे क्या मिलेगा, उसमें मुझे सिर्फ मिलेगा एल्बुमिन और मुझे दूसरा क्या मिलेगा, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। मुझे फाइब्रोनोजेन नहीं मिलते सीरम में, ठीक है। और ये वाई में पूछते हैं कि वाई, अगर हम बायो में क्या पूछते हैं कि अगर जब हम सीरम को इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करते हैं तो कौन कौन से बैंड्स मिलते हैं। तो एल्बुमिन, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 2 एंड क्या बोलते हैं इसको, ग्लोबुलिन। बट जब हम पूरा प्लाज्मा रन करेंगे तो क्या होगा, हमें जो ये लास्ट वाला रीजन था ना, उस रीजन का नाम क्या है, ये देखो गामा रीजन। और इस गामा रीजन में हमें क्या मिलता है, एक पीक मिलती है। उस पीक का नाम क्या है, फाइब्रोनोजेन, ठीक है। तो ये किस में मिला, ये हमें मिलेगा पूरा प्लाज्मा में। तो तुम्हें डिफरेंस समझ आया कि जब तुम सीरम रन करोगे तो क्या मिलेगा और जब तुम प्लाज्मा रन करोगे तो क्या मिलेगा। तो जब सीरम रन करोगे तो सीरम में क्या क्या होता है, सिर्फ एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, तो ये वाली बैंड्स मिलेंगी। और जब तुम प्लाज्मा रन करोगे तो क्या मिलेगा, तुम्हें एक्स्ट्रा फाइब्रोनोजेन भी मिलता है। तो यहाँ पे तुम्हें डिफरेंस समझ आना चाहिए कि व्हाट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा इज एवरीथिंग, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन प्लस फाइब्रोनोजेन। बट सीरम इज प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। एंड वी नो क्लॉटिंग फैक्टर के अंदर क्या आता है, यस, फाइब्रिनोजेन भी क्लॉटिंग फैक्टर के अंदर आता है। चलो ना, इतना समझ आया क्या, आ जाओ। तो ये है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिससे हम क्या करते हैं, अपने डिफरेंट प्रोटीन्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, कि कौन सा प्रोटीन कितना है। ना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है, ये वाली क्या है सर, इसमें एल्बुमिन की मॉलिकुलर वेट, ग्लोबुलिन की एंड फाइब्रोनोजेन की मॉलिकुलर वेट। याद कैसे रखोगे, एक याद रखो, एल्बुमिन 69, अरे वो नहीं, लॉजिक बता रहा हूँ, एल्बुमिन इज 69,000 डाल्टन्स, ठीक है, 69,000 डाल्टन्स। अब इसका डबल कर दो तो मिल जाएगा, डबल मतलब ये 69 है ना, इसको समझो 70,000 डाल्टन्स। तो 70,000 डाल्टन्स, अब 70,000 डाल्टन्स को करोगे डबल तो क्या हो जाएगा, 140,000 डाल्टन्स। तो ये ग्लोबुलिन। तो जब सीरम एल्बुमिन का डबल क्या होता है, ग्लोबुलिन, और फाइब्रोजन का होता है 400,000 डाल्टन्स, ठीक है, 400,000 डाल्टन्स। तो सबसे कम मॉलिकुलर वेट किसका है, सबसे कम मॉलिकुलर वेट है एल्बुमिन का। उससे भारी कौन है, उससे भारी है ग्लोबुलिन। उससे भी भारी कौन है, उससे भारी है फाइब्रिनोजेन, ठीक है। तो ये रहा हमारा मॉलिकुलर वेट, ये क्या है, मॉलिकुलर वेट इन द डाल्टन्स। दूसरा आता है कॉन्सेंट्रेशन, कि एक प्लाज्मा में आपकी डिफरेंट प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। तो जो एल्बुमिन है वो सबसे ज़्यादा होता है, वो कितना होता है, 3.5 से 4.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर, ठीक है, ये ग्राम्स है, मिलीग्राम्स नहीं है, ठीक है, 3.5 to 4.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर। एल्बुमिन उससे कम होता है, 2.5 to 3.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर। एंड फाइब्रोनोजेन बहुत ही ज़्यादा कम होता है, फाइब्रोनोजेन कितना होता है,
0.2 से लेके 0.3 ग्राम्स पर डेसीलीटर। तो आपको समझ आया क्या, जो जितना बड़ा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन उतनी कम है और जो जितना हल्का है उसका कॉन्सेंट्रेशन उतना ज़्यादा है। तो एल्बुमिन सबसे छोटा है, याद कैसे रखोगे, 69 याद रखोगे। कितना याद रखोगे, 69,000 डाल्टन्स, ठीक है। अब 69 का डबल करोगे तो लगभग 140 के आसपास आएगा। तो एल्बुमिन का 69,000 डाल्टन्स, ग्लोबुलिन का 140,000 डाल्टन्स और फाइब्रोनिजन का 400,000 डाल्टन्स। कॉन्सेंट्रेशन कैसे याद रखोगे, 3.5 से लेके 4.5 एल्बुमिन का, 2.5 से लेके 3.5 ग्लोबुलिन का एंड 0.2 से लेके 0.3 ग्राम्स पर डेसीलीटर फाइब्रोनोजन का। ये नहीं भूलना, ये वाइवा में पूछते हैं, ठीक है, ये वाइवा का सवाल है और अगर तुमने एग्जाम में लिख दिया तो मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। चलो नाउ लेट्स सी। तो अभी आपको इतना समझ आया क्या, आगे और समझा। ये वाला ग्राफ समझाता हूँ, मल्टीपल माइलोमा का है, सुनना तो होगा ही तुमने ना। अब मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ डिफरेंट प्रोटीन्स को याद करने के लिए। हमें क्या पढ़ना है, हमें ये सारे प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है कि अल्फा 1 के अंदर कौन कौन से आते हैं, अल्फा 2 के अंदर कौन कौन से आते हैं और बीटा ग्लोबुलिन के अंदर कौन कौन से आते हैं। यहाँ पे बीटा 2 लिखा है क्या मैंने, बीटा 2 नहीं होगा, बीटा होगा, बीटा अल्फा बीटा, एक मिनट, एंड गामा। किधर गया यार, चलो अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा एंड गामा रीजन। अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसे याद करना है, सेक्शन याद कैसे करना है। देखो ये हमारा नॉर्मल क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस का ग्राफ है जिसमें हमने डिफरेंट प्रोटीन को क्लासीफाई कर दिया। अब सबसे बता मुझे गामा रीजन में क्या क्या होगा। गामा रीजन में इम्यूनोग्लोबुलिन्स होंगे और कितने टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, 5 टाइप के। हालांकि और भी होते हैं पर मेनली क्या होते हैं, 5 टाइप के, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। तो जितने भी ये IG इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं ना 5 टाइप के, वो कौन से रीजन में आएंगे, गामा रीजन में आते हैं। तो आपको समझ आ गया कि गामा रीजन में कितने हुए, 5 हो गए। और आपको सबका फंक्शन भी पता होगा कि जो ये IgM है ये एक्यूट फेज में आता है, ये क्रॉनिक फेज में आता है, ये हमारी बॉडी के सिक्रेशंस में होती है, ये नॉर्मली हमारा रिसेप्टर है बी सेल्स का, और IgE इज़ फॉर द एलर्जिक रिएक्शन और पैरासिटिक रिएक्शंस की वजह से होते हैं। तो ये सब तो सबको आता होगा। और देखो ये बहुत लंबी वीडियो जाएगी, मैं इसको फिजियोलॉजी के सेक्शन में पढ़ाऊंगा क्योंकि ये अलग से पढ़ना ही पड़ेगा तुम्हें 1 घंटा, ठीक है। चलो तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने गामा रीजन के बारे में पढ़ लिया कि गामा रीजन में क्या क्या होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो कि 5 टाइप के होते हैं, हमने समझ लिया। नाउ लेट टॉक अबाउट द बीटा रीजन कि बीटा रीजन में कौन कौन से प्रोटीन्स आते हैं। तो उसके लिए एक निमोनिक है और उसके रिलेटेड ही सब तुम्हें याद कर रहे हैं कि बीटा रीजन में कौन से प्रोटीन आएंगे, फिर अल्फा रीजन अल्फा 2 में कौन से आएंगे एंड अल्फा 1 में कौन से आएंगे। तो देखो सी तुम्हें क्या याद रखना है, बीटा ग्लोबुलिन्स याद करने के लिए तुम्हें क्या याद रखना है कि फैट एनेमिक बेटा जिसको फीवर हुआ है और उसको हमने प्लाज्मिनोजेन दिया है। फिर से सुनो क्या 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 बोलना है, दिस इज द निमोनिक। एक ही निमोनिक याद करना है, बाकी सारे मैं तुम्हें लॉजिकली समझाऊंगा। क्या याद करना है, फैट एनेमिक बेटा, फैट एनेमिक बेटा जिसको फीवर हुआ है और उसको हमने ट्रीटमेंट के लिए क्या दिया है, प्लाज्मिनोजेन दिया है। हालांकि ये ट्रीटमेंट के लिए सब नहीं देते, बस इट्स अ लॉजिक, इट्स अ निमोनिक टू रिमेंबर ऑल द नेम्स ऑल द प्रोटीन्स विच कम्स अंडर द बीटा ग्लोबुलिन। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। देखो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपका ये डिफरेंट था ना, ये एल्बुमिन, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन्स, ये तो एक रीजन है, इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि बीटा रीजन में कौन कौन से प्रोटीन मिलते हैं, तो बीटा रीजन में ये प्रोटीन्स मिलते हैं। मैं कहूँ कि अल्फा 2 में कौन कौन सा मिलता है, तो अल्फा 2 में ये प्रोटीन्स मिलते हैं। मैं कहूँ कि अल्फा 1 में कौन कौन से मिलते हैं, तो अल्फा 1 में ये प्रोटीन्स मिलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वही याद कराने वाला हूँ कि कौन से रीजन में कितने प्रोटीन्स हैं। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि बीटा वाले का याद करो, बीटा ग्लोबुलिन्स के लिए। तो बीटा ग्लोबुलिन्स के लिए क्या ट्रिक है, ट्रिक ये है, क्या बोलोगे, फैट एनेमिक बेटा, फैट एनेमिक बेटा जिसको फीवर हुआ है और उसको हमने प्लाज्मिनोजेन दिया है। अब नाउ सी, फैट क्यों होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और सबसे बुरा कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, यस LDL। तो LDL इज अ बुरा कोलेस्ट्रॉल। तो फैट का मतलब क्या, मोटा है ना, और मोटा क्यों, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया या फिर फैट बढ़ गया। और बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, तो LDL। तो फैट से आपको याद रखना है LDL। तो उस रीजन में आपको क्या मिलेगा, LDL टाइप की प्रोटीन मिलेगी। अरे LDL इज अ लाइपोप्रोटीन, दिस LDL क्या है, ये है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन का मतलब इसमें लिपिड कंपोनेंट भी है और प्रोटीन वाला कंपोनेंट भी है। तो प्रोटीन तो आ रहा है ना, तो ये कहाँ पे आता है, ये भी हमारे इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर आ जाता है। तो ठीक है, तो फैट का मतलब मोटा, कौन सा मोटा, खराब वाला मोटा, तो LDL वाला, ठीक है ना। एनीमिक का मतलब क्या याद रखोगे, एनीमिया से याद रखो आयरन,
ठीक है। एनीमिया से क्या याद रखोगे, आयरन, और आयरन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा प्रोटीन चाहिए होता है, ट्रांसफेरेटिन। तो आयरन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसफेरेटिन। तो ट्रांसफेरेटिन भी किसके अंदर आएगा, बीटा ग्लोबुलिन्स के अंदर आएगा ना। आयरन से ऊपर सोचो, आयरन से ऊपर क्या सोचोगे, हीम। देखो आयरन से क्या बनता है, आयरन से बनता है हीम। तो जो हीम है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें चाहिए हीमोपेक्सिन, ठीक है। देखो हमारी बॉडी में जितने भी मॉलिक्यूल्स है, चाहे वो थायरोक्सिन हो, चाहे वो फैटी एसिड हो, चाहे कोई भी बाइल सॉल्ट्स हो, उन सब को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होना चाहिए। जो हमारा ब्लड है, हमारे ब्लड में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन चाहिए। तो सारे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स डिफरेंट रीजन में आएंगे, या तो अल्फा 1 में आएगा, या तो अल्फा 2 में आएगा, या फिर बीटा में आएगा, या फिर ग्लोबुलिन्स में आएगा। वही हम पढ़ने जा रहे हैं कि कौन से रीजन में कौन सा आता है। तो मैंने अभी तुम्हें क्या समझाया कि एनेमिक से क्या याद रखना है, आयरन। और आयरन से तुम्हें दो चीज़ें सोचनी है। पहला, आयरन ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा प्रोटीन चाहिए, तो ट्रांसफेरेटिन, ठीक है। आयरन से क्या बनता है, आयरन से बनता है हीम। तो हीम ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए तुम्हें, हीमोपेक्सिन। समझ आया क्या। तो एनेमिक से तुम्हें क्या याद रखना है, एनेमिक से तुम्हें याद रखना है दो चीज़ें। पहला आयरन है ना, और आयरन से क्या याद रखना है, ट्रांसफेरेटिन एंड हीमोपेक्सिन। तो दिस टू प्रोटीन्स विल कम अंडर द बीटा ग्लोबुलिन। समझ आया क्या। नाउ बेटा से क्या याद रखना है, बेटा से आपको याद रखना है बीटा ग्लोबुलिन्स की बात कर रहे हैं हम, कि ये जो निमोनिक है वो किसके लिए है, बीटा ग्लोबुलिन्स के लिए है। नाउ फीवर से क्या होता है, देखो आपको सबको पता है, इतना तो पता ही होगा ना भाई, कि जब भी फीवर होता है ना, या फिर कोई भी इन्फेक्शन होता है, तो आपका डॉक्टर क्या चेक करता है, आपका CRP लेवल चेक करता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन जिसको बोलते हैं। वो हमें पढ़ना भी है। देखो यहाँ पे मैं नीचे दिखाता हूँ तुम्हें, सी रिएक्टिव प्रोटीन तुम्हें पढ़ना भी है। देखो एक्विड फेज रिएक्शन जब मैं पढ़ाऊंगा ना, उसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन हमें पढ़ना भी है, ठीक है। तो जब भी आपको इन्फेक्शन होता है, जब भी आपको इन्फेक्शन होता है, आपको बुखार लगता है, या फिर कोई भी वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उस केस में क्या होता है, आपका CRP लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब फीवर है ना, फीवर से आपको क्या सोचना है, CRP प्रोटीन। तो फीवर से क्या सोचोगे, CRP। और प्लाज्मिनोजेन दिया है तो प्लाज्मिनोजेन इसके अंदर आएगा। नाउ सी, निमोनिक से अब रिलेट करो, जो बीटा ग्लोबुलिन है हमारा, बीटा ग्लोबुलिन है, उसके अंदर कौन कौन से प्रोटीन आएंगे, याद करो निमोनिक्स, फैट, एनेमिक बीटा, फीवर, प्लाज्मिनोजेन। तो फैट से क्या हो गया, LDL, तो LDL तो आएगा। एनीमिया से क्या याद आएगा, ट्रांसफेरेटिन एंड हीमोपेक्सिन। तो ट्रांसफेरेटिन एंड हीमोपेक्सिन ऑल्सो कम अंडर द बीटा ग्लोबुलिन्स। उसके बाद क्या है, बीटा के मतलब क्या है, बीटा ग्लोबुलिन्स की बात कर रहे हैं हम। फीवर से क्या याद रखोगे, CRP प्रोटीन। तो फीवर से क्या याद रह गया, हमारा CRP प्रोटीन। और प्लाज्मिनोजेन से क्या याद रह गया, कि प्लाज्मिनोजेन। तो देखो बीटा ग्लोबुलिन्स के अंदर 5 प्रोटीन्स है, कौन कौन से, खराब वाला LDL है ना, खराब कोलेस्ट्रॉल जो कि LDL बोलते हैं हम। उसके बाद ट्रांसफेरेटिन, आयरन के लिए ट्रांसपोर्टर। उसके बाद हीमोपेक्सिन, हीम के लिए ट्रांसपोर्टर। एंड प्लाज्मिनोजेन, प्लाज्मिनोजेन इज अ टिश्यू एक्टिवेटर है ना, प्लाज्मिनोजेन इज अ काइंड ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर बोल सकते हो। तो प्लाज्मिनोजेन एंड CRP। सो दिस 5 प्रोटीन्स, ये क्या है, ये पांचों प्रोटीन्स है। और ये जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो ये पांचों प्रोटीन कहाँ पे नहीं मिलेंगे हमें, ये पांचों प्रोटीन हमें मिलते हैं बीटा रीजन में। तो देखो ये रहा आपका नॉर्मल चीज़, ये रहा आपका क्या है, नॉर्मल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जब आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे तो आपको जो डिफरेंट सेक्शंस मिलते हैं, उसमें ये कौन सा सेक्शन है, गामा रीजन। गामा रीजन में क्या मिलेगा, सिर्फ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। बीटा रीजन में क्या मिलेगा, बीटा रीजन में 5 प्रोटीन्स मिलते हैं, कौन कौन से, याद करो। फैट से क्या था, LDL। बीटा से क्या था, एनेमिक बीटा है ना। तो एनेमिक से क्या था, आयरन। आयरन का मतलब ट्रांसफेरेटिन एंड हीमोपेक्सिन। उसके बाद क्या था, बीटा ग्लोबुलिन, मतलब बीटा ग्लोबुलिन्स की बात हो रही है। उसके बाद क्या था, फीवर। फीवर से CRP बढ़ गया तो CRP प्रोटीन आएगा। और उसके बाद प्लाज्मिनोजेन। तो दिस 5 प्रोटीन्स विल कम अंडर द बीटा ग्लोबुलिन्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अल्फा 2। बीटा के बाद क्या सोचोगे, अल्फा 2 के बारे में सोचोगे, ठीक है। अब देखो, अब एक लॉजिक तुम्हें क्या याद रखना है, हमने बीटा में क्या बात किया है, आयरन की बात की है, ठीक है। अब हम कपर की बात करेंगे, क्या बात करेंगे हम, कपर की। चलो देखो ये क्या है, अल्फा 2 रीजन, ठीक है, अल्फा 2 रीजन। अब मुझे ये बताओ, एक प्रोटीन तो एक नॉर्मली हम याद कर सकते हैं कि अल्फा 2 रीजन में हमें अल्फा 2 माइक्रोग्लोबुलिन्स मिलता है। क्या मिलते हैं सर, अल्फा 2 माइक्रोग्लोबुलिन्स मिलता है, ठीक है। लॉजिकली समझ आ गया। देखो अब हमने यहाँ पे आयरन की बात की है, बीटा पे हमने क्या बात की है, आयरन पे। और यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे कॉपर पे, ठीक है। उधर क्या बात की है, इधर हमने बात की है आयरन पे, इधर किसकी बात करेंगे, कॉपर पे। अब मुझे बताओ, कॉपर की जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है, सेरुलोप्लाज्मिन। सी, तो सेरुलोप्लाज्मिन, MIN लिखना छोड़ गया,
plasmin is a protein. तो ceruloplasmin is a protein which transport the copper. समझ आया क्या? तो यहाँ पे हमने क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे बेटा पे हमने बात किया था आयरन के बारे में सिर्फ, और हम अल्फा 2 के ऊपर क्या बात करेंगे, कॉपर के बारे में बात करेंगे। तो कॉपर की ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कौन सी होती है, सेरुलोप्लाज्मिन। ठीक है ना, अल्फा 2 से आप क्या याद रख सकते हो, अल्फा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। ठीक है, चलो यहाँ पे आपने आयरन की बात की थी, और आयरन में आपने क्या बात किया था, हीम की बात की थी, हीम, HEME, हीम जो होता है हीम मॉलिक्यूल। देखो ये क्या है, हीम मॉलिक्यूल, और हीम से क्या बनता है, हीम से बनता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा मॉलिक्यूल चाहिए, हेप्टोग्लोबिन। समझ आया क्या बोल रहा हूँ? देखो आयरन अलग चीज़ है, आयरन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए चाहिए ट्रांसफेरेटिन। आयरन से बनता है हीम मॉलिक्यूल, हीम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए चाहिए हीमोपेक्सिन, और हीम के बाद क्या बनता है, हीमोग्लोबिन। तो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कहाँ पे होता है, आरबीसी के अंदर होता है। पर अगर आरबीसी टूट गई, आरबीसी ब्रेकडाउन हो गई, तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन बाहर निकल जाएगी। तो जो ये हीमोग्लोबिन बाहर निकला है प्लाज्मा में, इसको बाइंड करने के लिए कौन सा मॉलिक्यूल चाहिए, आपको चाहिए हेप्टोग्लोबिन। तो हेप्टोग्लोबिन इज अ प्रोटीन विच बाइंड्स टू द हीमोग्लोबिन। पता है क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन इज ए नेफ्रोटॉक्सिक। अगर आपकी बॉडी में सपोज आरबीसी टूट रहे हैं, और आपकी बॉडी में जब आरबीसी टूटेंगे तो जो हीमोग्लोबिन है वो बाहर निकलेगा प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा में बाहर निकलेगा तो आपकी किडनी में जाएगी, तो किडनी उससे डैमेज हो सकती है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, एक प्रोटीन से बाइंड कर देते हैं। किससे बाइंड करते हैं, हेप्टोग्लोबिन से। और इसके दो टाइप्स होते हैं, हेप्टोग्लोबिन 1 एंड हेप्टोग्लोबिन 2। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ लिया, अल्फा 2 रीजन्स में कौन कौन से प्रोटीन है वो भी पढ़ लिया। सर इसको कैसे याद रखना है, प्रोथ्रोम्बिन, सिंपल है। आपने बीटा में क्या याद रखा है, प्लाज्मिनोजेन, और ये क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। तो देखो प्लाज्मिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन बोथ आर रिलेटेड टू द क्लॉटिंग फैक्टर्स, बोथ आर रिलेटेड टू द कोआगुलेशन। तो आपको पता है कि दो प्रोटीन्स हमें याद रखना है, कौन कौन से, एक तो प्लाज्मिनोजेन याद रखना है और दूसरा प्रोथ्रोम्बिन याद रखना है। तो प्लाज्मिनोजेन वाला ट्रिक तो तुमने बना लिया कि बीटा ग्लोबुलिन में हमें प्लाज्मिनोजेन याद करना है, तो दूसरा कहाँ पे आएगा, अल्फा 2 में आएगा, सिंपल है। तो प्रोथ्रोम्बिन कहाँ पे आएगा, अल्फा 2 में आएगा। तो अब देखो जब तुमने इलेक्ट्रोफोरेसिस किया तो तुम्हें ये बैंड मिला, फिर से आता हूँ, इलेक्ट्रोफोरेसिस किया तो ये बैंड मिला। तो गामा रीजन में क्या था, IG इम्यूनोग्लोबुलिन्स, सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स गामा रीजन में आएंगे। बीटा रीजन में तुमने क्या ट्रिक बनाई थी, बीटा रीजन में ट्रिक बनाई थी कि जो फैट एनेमिक बेटा है वो, उसको फीवर हुआ है और उसको हमने ट्रीट किया है किससे, प्लाज्मिनोजेन से। तो 5 प्रोटीन्स के नाम बताओ, लो कोलेस्ट्रॉल, LDL, उसके बाद बीटा 2 ग्लोबुलिन्स की बात हो रही है, आयरन ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसफेरेटिन, और एंड हीम ट्रांसपोर्ट के लिए क्या चाहिए, हीमोपेक्सिन, उसके बाद CRP क्योंकि फीवर हुआ है, और प्लाज्मिनोजेन हमने दिया है। तो बीटा रीजन में ये आ गया। अल्फा 2 रीजन में मैंने आपको क्या समझाया कि पहला नॉर्मल अल्फा 2 माइक्रोग्लोबुलिन्स, ये तो आपको समझ आ जाएगा, अल्फा 2 माइक्रोग्लोबुलिन्स। दूसरा हमने यहाँ पे आयरन की बात की थी, बीटा में हमने क्या बात की थी, आयरन की बात की थी। अब यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, कॉपर की बात करेंगे। तो कॉपर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा प्रोटीन चाहिए, सेरुलोप्लाज्मिन, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या आ जाएगा, सेरुलोप्लाज्मिन। और यहाँ पे हमने बात की थी हीम की, यहाँ पे क्या बात की थी, HEME, हीम की। तो आगे बढ़ के हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन को बाइंड करने वाला कौन सा प्रोटीन होता है, हेप्टोग्लोबिन। तो हेप्टोग्लोबिन कहाँ पे आएगा, अल्फा 2 रीजन में। तो हेप्टोग्लोबिन कहाँ पे आता है, अल्फा 2 रीजन्स में, सिंपल है। और यहाँ पे आपने बात की थी प्लाज्मिनोजेन की, तो इसके बाद क्या बात करते हो, प्रोथ्रोम्बिन की, है ना। दोनों क्या है, कोगुलेशन से रिलेटेड है। तो एक है यहाँ पे प्लाज्मिनोजेन है और यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन है, ये याद हो गया। अल्फा 1 बहुत आसान है। अब जितने भी प्रोटीन्स बाकी है ना, सब अल्फा 1 में चले जाएंगे। जितने भी अच्छे प्रोटीन्स, तुम सोचो तुम्हारी बॉडी में अच्छे प्रोटीन कौन से हो सकते हैं। एल्बुमिन मत बोल देना कि सर सब कुछ हो गया तो अब यहाँ पे एल्बुमिन आएगा, नहीं, एल्बुमिन की अलग से बैंड बनती है। अब एल्बुमिन और इसके अलावा और इसके अलावा अगर कोई भी दूसरा नाम हो तो वो कहाँ पे आएगा, अल्फा 1 में आएगा। मैं याद भी कराता हूँ, कोई बात नहीं। देखो अब तुम्हें क्या याद रखना है, अल्फा 1 इज अ गुड, अल्फा 1 इज अ गुड। हमने क्या बोला था, जो ये बीटा था, बीटा इसको बोला था हमने बैड, क्या बोला था, बीटा इज बैड एंड अल्फा 1 इज गुड, अल्फा 1 इज गुड। ट्रिक समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, वरना याद नहीं होगा। बीटा इज बैड, अल्फा 1 इज गुड। बैड क्यों, क्योंकि हमारे पास बैड कोलेस्ट्रॉल है, LDL है यहाँ पे सर, यहाँ पे क्या है, LDL है। तो यहाँ पे क्या है, HDL है, यानी कि अल्फा 1 इज अ गुड, अल्फा 1 इज अ गुड एंड बीटा इज बैड। ठीक है, चलो अब देखो अल्फा 1 से एक मस्त चीज़ याद रख सकते हो, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। हाँ वही जो लंग्स में होता है ना, जिससे एम्फाइसीमा होता है, वही वाला। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज ऑल्सो अ प्रोटीन। ये एंजाइम है ना भाई, ये एंजाइम है, तो इट इज़ ऑल्सो अ प्रोटीन। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन कहाँ पे आता है, अल्फा 1 रीजन में आता है। और अल्फा इज अ गुड, तो क्या आएगा, HDL आ गया। उसके बाद सोचो
अगर आपकी बॉडी में विटामिन की ट्रांसपोर्ट करनी हो, विटामिन ए की ट्रांसपोर्ट करनी है, तो कौन करेगा? यस, इस रेटिनोइक बाइंडिंग ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। तो ये वाला प्रोटीन में कैसे आएगा? अल्फा 1 के अंडर आएगा। आपकी बॉडी में अगर थायरोक्सिन को ट्रांसपोर्ट करना हो, है ना, थायरोक्सिन ये हमारा क्या है? थायरॉयड ग्लैंड है, ये क्या बनाता है? थायरोक्सिन हार्मोन T3 T4। तो इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए थायरोक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन। तो थायरोक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन भी कहाँ पे आता है? अल्फा 1 में आता है, क्योंकि अच्छी बात है ना, हमें हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना है। आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल बनता है, कॉर्टिसोल बनता है। तो जो एड्रिनल ग्लैंड है आपकी, एड्रिनल ग्लैंड क्या बनाता है? एड्रिनल ग्लैंड बनाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स, है ना। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए कॉर्टिकोइड बाइंडिंग प्रोटीन। सर ये सारा लॉजिक मेरे को समझ नहीं आ रहा। देखो, दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक, दूसरा हाइड्रोफोबिक, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आपकी बॉडी में जितने भी हाइड्रोफिलिक है ना, हाइड्रोफिलिक प्रोटीन्स, वो तो प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाएंगे, पर जो हाइड्रोफोबिक है ना, हाइड्रोफोबिक, वो प्लाज्मा में डिजोल्व नहीं होते हैं। तो जितने भी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं ना, उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टर चाहिए होता है। समझ आया लॉजिक? कब क्यों हमने सिर्फ थायराइड की बात की, क्यों हमने सिर्फ एड्रिनल ग्लैंड की बात की, क्यों हम सिर्फ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में बात कर रहे हैं? तो जितने भी मॉलिक्यूल्स जो वाटर में डिजोल्व नहीं हो पाते, उनके लिए हमें क्या चाहिए होता है? ट्रांसपोर्टर प्रोटीन चाहिए होता है। जस्ट एग्जांपल ले लो आपका क्या बोलते हैं उसको, विटामिन्स। तो वो विटामिन्स जो आपकी बॉडी में डिजोल्व नहीं होते, लाइक नॉन वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, जिनको हमें वाटर में सॉल्युबल नहीं कर पाते, हमें उनके लिए फैट चाहिए होता है, यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स, FAT, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। वो कौन कौन से होते हैं, किसको आता है क्या? विटामिन डी, विटामिन ई, ए एंड के। अब मत पढ़ना डिक लिखा है सर ने, ठीक है, हाँ लिखा तो मैंने ऐसा ही है। तो DEA के क्या है? ये विटामिन डी है, ये ई है, ये ए है, ये के है। ये क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते, तो आपको इनको अगर ट्रांसपोर्ट करना होगा तो क्या चाहिए? इनकी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन चाहिए होती है। और ये जितने भी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, ये कहाँ पे आएंगे? अल्फा 1 रीजन में आएंगे, ठीक है, समझ आया क्या? तो अल्फा 1 इज वेरी गुड थिंग्स। क्यों? क्योंकि इट विल हेल्प यू टू ट्रांसपोर्ट ऑल द हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स लाइक विटामिन ए, लाइक T3 T4, लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स। तो ये जितने भी हार्मोन्स है, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए? सारे हार्मोन्स नहीं, वो हार्मोन्स जो कि फैट सॉल्युबल है या फिर वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है, लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, लाइक थायरोक्सिन हार्मोन, लाइक विटामिन ए और रेटिनोइक एसिड्स। दीज आर ये रेटिनोइक एसिड है ना, विटामिन ए रेटिनोइक एसिड। तो ये सारे एसिड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक प्रोटीन जो आते हैं अल्फा 1 के अंडर। अब समझ आया क्या सारा लॉजिक मेरा? मैं कब से आपको लॉजिक क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ। ये वाला देखो, ये तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा जब, क्योंकि ये आता है एग्जाम में इसके बारे में लिखने के लिए, ठीक है ना। आ जाओ, अब मेरा ये देखो, अब आओ ज़रा देखो। अब मैं आपको बताऊं कि आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दिया, आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दिया, और जब इलेक्ट्रोफोरेसिस किया तो आपको ये सब दिखा। नाउ कैन यू सी कि आपको कौन कौन सा प्रोटीन मिला है? ये नॉर्मल ग्राफ देख के क्या आप मुझे बता सकते हो कि सर हमने गामा रीजन में देखा तो प्रोटीन क्या क्या मिल सकता है हमें? इम्यूनोग्लोबुलिन्स, IgM A D E E, है ना। तो ये सारे हमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स यहाँ पे मिलेंगे। बीटा में हमें क्या मिलेगा? सर हमने बीटा के लिए ट्रिक बनाई है। कौन सी ट्रिक? एक बेकार बच्चा है, मोटा बेकार बच्चा, ठीक है, जिसको बुखार हुआ है, उसको हमने क्या दिया है? प्लाज्मिनोजिन दिया है। तो मोटा का मतलब क्या? मोटा का मतलब फैट, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल। तो बैड कोलेस्ट्रॉल वाला LDL यहाँ पे आएगा, यहाँ पे LDL आ गया। बुखार हुआ है तो यहाँ पे CRP प्रोटीन आ जाएगी, बुखार हुआ है तो CRP प्रोटीन आ जाएगी। प्लाज्मिनोजिन हमने इसको दिया है तो प्लाज्मिनोजिन प्रोटीन भी यहीं पे आएगा, ठीक है। और हमने क्या बात की? यहाँ पे आयरन की बात करेंगे। तो आयरन की बात करेंगे तो क्या? आयरन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें? आयरन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसफेरेटिन। तो ट्रांसफेरेटिन भी यहाँ पे आएगी। और आयरन के बाद क्या बनता है? हीम। तो हीम को ट्रांसपोर्ट करने वाली प्रोटीन भी यहीं पे आएगी। कौन सी प्रोटीन होती है? हीमोपेक्सिन। नाउ अल्फा 2 के बारे में बताओ। यहाँ पे अपने आयरन की बात की, अब यहाँ पे किस चीज़ की बात करोगे? कपर की। तो कपर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोटीन सेरोप्लाज्मिन, है ना। और यहाँ पे आपने क्या बात की? बीटा पे क्या बात की थी? हीम के बारे में बात की थी। हीम के बाद क्या बात करोगे आप? हीमोग्लोबिन की बात करोगे। हीमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा प्रोटीन चाहिए? हेप्टोग्लोबिन। तो हेप्टोग्लोबिन 1 एंड हेप्टोग्लोबिन 2 ऑल्सो कम अंडर द अल्फा 2। और अल्फा 2 से आपको एक नाम याद आ रहा है? अल्फा 2 माइक्रोग्लोबुलिन्स। माइक्रो नहीं, मैक्रो। अल्फा 2 माइक्रोग्लोबुलिन्स, इट ऑल्सो कम अंडर द अल्फा 2 रीजन। उसके बाद हम आएंगे सीधा अल्फा 1 पे। अल्फा 1 इज वेरी गुड। क्या गुड? सर कोलेस्ट्रॉल गुड चाहिए। कौन सा? HDL आएगा। इसमें हमें ट्रांसपोर्टर प्रोटीन चाहिए। कौन कौन से? लाइक थायरोक्सिन हार्मोन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, कॉर्टिकोइड बाइंडिंग प्रोटीन, है ना। उसके बाद रेटिनोइक एसिड बाइंडिंग प्रोटीन,
जो ये सारे प्रोटीन्स कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, और एक इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन सा, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। तो ये पांचों चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, और आपको तो ये पता ही है कि दिस इज द एल्बुमिन रीजन। तो अब मुझे बताओ कि जब भी तुम्हें इलेक्ट्रोफोरेसिस की चीज़ें मिलेंगी और अगर तुम्हें बोल दूँ कि ये वाला रीजन कम हो गया, ये वाला रीजन है ही नहीं, तुम बताओगे ना कि कौन सा प्रोटीन नहीं है। सिंपल है। अब मैं तुम्हें एक टेस्ट समझाता हूँ, तुम्हें एक लॉजिक बताता हूँ। जस्ट इमेजिन मैं बोलूँ कि देखो बच्चों, ये एक ग्राफ है, इसमें एल्बुमिन तो आया है, अल्फा 1 आया है, अल्फा 2 नहीं आया है ना, और बीटा आया है और गामा आया है, यानी कि अल्फा 2 आपका नहीं आया। मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्फा 2 इज़ नॉट देयर। अब मुझे बताओ, अल्फा 2 नहीं है यानी कि वो सारे प्रोटीन्स नहीं होंगे जो अल्फा 2 के अंदर आते हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, अल्फा 2 के अंदर क्या था, कपर की बातें हो रही थी। कपर की बातें में सर क्या, कपर की बातें में यानी कि सेरुरोप्लाज्मिन की बात हो रही थी। तो मैं अगर ये कहूँ कि आपका जीन अगर म्यूटेट हो गया, आपका सेरुरोप्लाज्मिन नहीं बन रहा, तो क्या अल्फा 2 के अंदर वो आएगा, नहीं आएगा। यानी कि जो विल्सन्स डिजीज होती है, विल्सन्स डिजीज, उसमें ये वाला ग्राफ बनेगा। लॉजिक समझ आया क्या, कि विल्सन्स डिजीज में ये तो होगा ही नहीं क्योंकि सेरुरोप्लाज्मिन है ही नहीं। इसलिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। हम इलेक्ट्रोफोरेसिस इसलिए करते हैं ताकि हमें प्रोटीन्स के बारे में पता चले और हम उस प्रोटीन को देख के हम ये समझ पाए कि हमारे बॉडी में कौन सा प्रोटीन कम है और कौन सा डिजीज हमें हो चुका होगा या फिर होने वाला है। लॉजिक समझ आया क्या। जस्ट एक और एग्जाम्पल, अगर आपकी किडनी डैमेज हो रही है, जस्ट सी, चलो मेरी डैमेज हो गई, तुम्हारी नहीं हो रही, किडनी डैमेज हो रही है, तो क्या होगा, ये सारे प्रोटीन लॉस हो जाएंगे, है ना, ये सारे प्रोटीन लॉस हो जाएंगे, तो सारा बैंड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ आया क्या। जैसे कि नॉर्मली हम कहते हैं कि एल्बुमिन का, प्रोटीन का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, देखो ये देखो, अब मैं दिखाता हूँ। देयर इज़ अ केस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल माइलोमा। देखो, मल्टीपल माइलोमा इज नॉन हॉजकिंस टाइप लिम्फोमा, जो कि तुम सेकंड ईयर में आके पढ़ोगे। ठीक है, सेकंड ईयर में लगभग 50 ब्लड डिसऑर्डर्स पढ़ने, 50 से ज़्यादा है, 60 है लगभग। उसमें एक होता है मल्टीपल माइलोमा, जो कि नॉन हॉजकिंस टाइप ऑफ लिम्फोमा होता है। अब उसमें क्या होता है, जो हमारा मल्टीपल माइलोमा है ना, जो हमारा एंटीबॉडीज़ होते हैं, आपको पता है ना एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ आर द इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो जो उनका लाइट चेन और हैवी चेन होता है ना, उसमें जो लाइट चेन होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। अब इसी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो गामा रीजन है ना, गामा रीजन, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था हमारा गामा रीजन। तो जो गामा रीजन है उसमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा आती है। तो जब भी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो क्या होता है, एल्बुमिन का लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है ना, एल्बुमिन का लेवल थोड़ा कम हो जाएगा, और अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा नॉर्मल होता है। पर गामा रीजन में क्या होता है, एक स्पाइक बन जाती है। क्या बन जाती है, एक स्पाइक बन जाती है। उस स्पाइक को हम क्या बोलते हैं, एम बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम एम बैंड बोलते हैं। और ये कहाँ पे नॉर्मली दिखता है, मल्टीपल माइलोमा में दिखता है। ठीक है, तो जब भी आपको ग्राफ दिया जाए, ग्राफ, ऐसा ग्राफ आता है ना ग्राफ, तो उसमें क्या होता है, आपको क्या दिखेगा कि एल्बुमिन का लेवल थोड़ा कम हो गया है और एम बाइंड का लेवल थोड़ा बढ़ गया है। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है मल्टीपल माइलोमा की। समझ है क्या। इसके मिलते जुलते सिमिलर एक कंडीशन होता है फाइब्रोनोजेन जब हम करते हैं। तो सर हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ये वाला समझाया ना मैंने तुम्हें अभी, कि जब तुम प्लाज्मा करोगे तो ऐसा निकलेगा। ये जो नॉर्मल होता है ना, ये सीरम के लिए होता है, क्योंकि सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता, तो इसलिए ऐसा आता है ना। पर जब तुम प्लाज्मा रन करते हो इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो ऐसा बनता है। तो सर इन दोनों में डिफरेंस कैसे निकालेंगे, एल्बुमिन के बेस पे। देखो यहाँ पे देखोगे तो एल्बुमिन कम हो जाता है, यहाँ पे एल्बुमिन नॉर्मल होता है। तो हेयर एल्बुमिन इज डिक्रीज, हेयर एल्बुमिन इज नॉट डिक्रीज। इससे हमें पता लगता है कि मल्टीपल माइलोमा का केस कौन सा है एंड फाइब्रोजेन का केस कौन सा है। और यहाँ पे बहुत ही शार्प बैंड होती है। मल्टीपल माइलोमा में क्या होता है, बहुत ही शार्प बैंड होती है, एंड फाइब्रोजेन में उतना शार्प बैंड नहीं होता है। इट इज़ लाइक विड्थ थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, इंटरनेट पे फोटो देख लेना। अब तुम क्या देख बोलते हो उसको, उस पर भी है हमारे जो होते हैं ना वासुदेवन वगैरह बुक, उन बुक्स में भी है काफ़ी अच्छे अच्छे डायग्राम से। मैंने लिया नहीं क्योंकि इतना कौन पढ़ाता है भाई। ठीक है, चलो तो आपको समझ आया क्या। सो वी आर डन विद दिस पूरा पेज। अब इसके बाद आसान है, एक बार तुम्हें ये सारी चीज़ें याद हो गई, इसके बाद क्या है, हमें सिर्फ लॉजिक्स लगाने। ना लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अब मैं क्या आपको बोल रहा हूँ कि आपने ये सब कुछ पढ़ लिया। सर क्या बोल रहे हो कि आपने ये सब कुछ पढ़ लिया। अब हम दो दो लाइन 3-3 लाइन इन सब के बारे में देखेंगे और चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, नाउ सी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन कौन सा है आपकी बॉडी, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन कौन सा है, एल्बुमिन। तो हम एल्बुमिन की बात करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हूँ एल्बुमिन क्या होता है। तो एल्बुमिन इज़ अ प्लाज्मा प्रोटीन, इतना तो सबको पता है, एल्बुमिन इज़ अ प्लाज्मा प्रोटीन। व्हाट इज़ द हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ इज़ 20 डेज। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपका लीवर अभी आज एल्बुमिन बनाएगा तो वो एल्बुमिन 20 दिन तक आपके प्लाज्मा में रह सकता है। ठीक है, चलो उसको बोलते हैं नॉर्मल हाफ लाइफ। हाफ लाइफ
नॉर्मल हाफ लाइफ। तो सर कंप्लीट लाइफ कैसे होती है? कंप्लीट लाइफ नॉर्मली हम काउंट नहीं करते। कभी भी देखना केमिस्ट्री में भी हम किसी भी कंपाउंड्स की नॉर्मली हाफ लाइफ देखते हैं कि वो नॉर्मली हाफ लाइफ कहाँ तक रखता है। बाकी कंप्लीट लाइफ तो कितनी भी हो सकती है, ठीक है। चलो, तो हाफ लाइफ इज़ नॉर्मल 20 डेज। रेंज कितना होता है? तो देखो, रेंज ऊपर भी बताया था 3.5 से लेके 4.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर। नॉर्मली कहते हैं कि 5 ग्राम होना चाहिए या फिर 4 ग्राम होना चाहिए। तो इफ़ योर आंसर इज़ 4 ग्राम, इट इज़ मच बेटर। 4 ग्राम इज़ अप्रॉक्स तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो 4 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली एल्बुमिन होता है। कहाँ से बनता है? देखो, हमारे बॉडी में, हमारे प्लाज्मा में जितनी भी प्रोटीन्स होते हैं ना, ऑल आर सिक्रेटेड बाय लीवर एक्सेप्ट इम्यूनोग्लोबुलिन्स, क्योंकि वो प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे। क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन्स का मतलब क्या होता है? आपका डिफेंस मैकेनिज्म का काम। तो डिफेंस मैकेनिज्म काम कौन सा होता है? हमारे डिफेंस सेल्स, जो कि प्लाज्मा सेल्स होते हैं। तो जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाते हैं। बाकी सारा प्रोटीन कौन बनाता है? लीवर बनाता है, ठीक है। इसलिए लीवर डैमेज होता है ना, तो बहुत खतरनाक कंडीशन हो जाती है, क्योंकि सारे प्रोटीन खत्म हो जाते हैं। और प्रोटीन का कितना काम होता है? आयरन मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये वो मतलब है ना। तो सारे प्रोटीन्स डैमेज हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या होता है? बहुत खतरनाक कंडीशन आती है। तो हमारा सारा प्रोटीन कौन बनाता है? लीवर बनाता है। और लीवर बनाता है 12 ग्राम पर डे। क्या? एल्बुमिन। दैट इज 25% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द लीवर। यानी कि अगर लीवर आज 100 ग्राम की चीज़ें बना रहा है, एक दिन में 100 ग्राम बना रहा है, तो उसमें 25% क्या होगा? एल्बुमिन होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या बोल रहा हूँ मैं कि 25% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द लिवर इज एल्बुमिन, जो कि 12 ग्राम होता है पर डे। चलो, नाउ व्हाट आर द फंक्शन? ये आ गए हम इंपॉर्टेंट बातों पे। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द एल्बुमिन? ये पोर्शन फिजियोलॉजी का है, मैंने उठा के इसमें डाल दिया है ताकि तुम्हें फिजियो में ना पढ़ना पड़े, ठीक है। देखो, व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन इज चार इंपॉर्टेंट चीज। पहला, मेंटेनेंस ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। समझाता हूँ, ठीक है। पहले सुन लो, मेंटेनेंस ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर पहला हो गया। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स लाइक दिस मॉलिक्यूल्स। अब मुझे मेरी बात सुनो, मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले क्या बताया? जितने भी हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में कम होती है। अगर कोई मॉलिक्यूल है वो वाटर में कम सॉल्युबल है, तो आपके प्लाज्मा में कम सॉल्युबल होगा। तो उस प्लाज्मा में कम सॉल्युबल है, इसलिए वो क्या होता है? एल्बुमिन से बाइंड कर जाता है। तो एल्बुमिन से बाइंड करने के बाद क्या होता है? उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, तो वो आपके प्लाज्मा में ज़्यादा टाइम तक स्टेबली टिका रहेगा। इसलिए जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है ना, वो एल्बुमिन बहुत अच्छा करता है। किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करता है? तो सल्फर ड्रग्स। सेकेंड ईयर में आके पढ़ोगे कि बैक्टीरिया को मारने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स है सल्फर ड्रग्स। उसके बाद आता है एस्पिरिन। तो एस्पिरिन इज ऑल्सो बाउंडेड विद द एल्बुमिन। उसके बाद थायरोक्सिन, अभी बताया कि थायरोक्सिन मॉलिक्यूल्स ऑल्सो बाइंड करते हैं उसको, ठीक है। तो थायरोक्सिन मॉलिक्यूल किससे बाइंड होता है? एल्बुमिन से। उसके बाद बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन्स एंड दिस फैटी एसिड, क्योंकि फैटी एसिड इज ऑल्सो अ वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड। तो ये सब मॉलिक्यूल्स किससे बाइंड करते हैं? एल्बुमिन से बाइंड करते हैं। तो एल्बुमिन हेल्प इन देयर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। बफरिंग एक्शन, ऑल्दो बफरिंग एक्शन उतना अच्छा नहीं होता प्रोटीन का, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट 2-4 सेकंड्स के लिए होता है। आपको पता है ना कि आपने किडनी मेटाबॉलिज्म तो पढ़ा होगा ना। किडनी मेटाबॉलिज्म जिन बच्चों ने पढ़ा है, हालांकि मैं कराने वाला हूँ किडनी मेटाबॉलिज्म भी। तो किडनी मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? जब भी आपका पीएच का लेवल खराब हो जाता है, पीएच का लेवल क्या होता है? खराब होता है, तो डिफरेंट 3 क्या होते हैं? बफर्स होते हैं। तो क्या बोलते हैं? प्रोटीन बफर है ना, इलेक्ट्रोलाइट बफर। उसके बाद हमारा किडनी रोल प्ले करता है। तो उसमें जो स्टार्टिंग के 10 सेकेंड की जो बफरिंग की काम होती है ना, वो क्या करता है? वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स करते हैं, लाइक बाइकार्बोनेट, लाइक H+ आयंस, लाइक हीमोग्लोबिन, लाइक दिस प्रोटीन्स। तो ये क्या करते हैं? बफरिंग काम करते हैं, ताकि आपका ब्लड का पीएच ना ऊपर नीचे ना हो। तो बफरिंग के लिए एल्बुमिन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर फ्यू सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशन के लिए सब समझाता हूँ, ठीक है। चलो एक एक करके धीरे धीरे समझते हैं। पहला निकालते हैं, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देर इज़ अ लॉ, जो हम हाइपोथेसिस, नॉट लॉ, देर इज अ हाइपोथेसिस जिसको हम बोलते हैं स्टार्लिंग्स हाइपोथेसिस। ये क्या बोलता है कि जब आपकी वेन्स में ब्लड बहती है, तो क्या होता है कि ये आर्टेरियल साइड है। ये क्या है? आर्टेरियल साइड है। और ये क्या है? वीनस साइड है। तो आर्टेरियल साइड पे आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। पता है ना, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मोर देन द डायस्टोलिक प्रेशर। तो यहाँ पे क्या होगा? सिस्टोलिक प्रेशर होगा। यहाँ पे क्या होगा? डायस्टोलिक प्रेशर होगा। तो आपको पता है, अगर कहीं पे प्रेशर ज़्यादा होगी तो वहाँ से मॉलिक्यूल्स निकलेंगे वेन से, है ना। तो इस साइड में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते थे, ब्लड प्रेशर कम हो गया, है ना, और यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये क्या होता है? वाटर पानी अंदर चला जाता है। देखो, मोर डिटेल्स के लिए तुम चैप्टर रिफर करते हो तो प्लाज्मा, जो चैप्टर का नाम है कैपिलरीज है, माइक्रो सर्कुलेशन चैप्टर का नाम है। फिजियो के नोट, फिजियोलॉजी के गाइडन में माइक्रो सर्कुलेशन चैप्टर का नाम है। तो तुम वहाँ पे ये पढ़ सकते हो, पूरा बहुत बड़ा डिटेल में, पूरा एक चैप्टर ही है 4-5 पेजों का।
ठीक है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ उसका इस चैप्टर का मतलब क्या था कि अगर इस साइड में आर्टेरियल साइड में ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ से मॉलिक्यूल निकलेंगे। अब यहाँ पे ब्लड प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, पर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। उसकी वजह से क्या होगा, वाटर वापस अंदर घुस जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टार्लिंग्स हाइपोथेसिस। इसको क्या बोलते हैं, स्टार्लिंग्स हाइपोथेसिस। उसका लिखा क्या है, नंबर्स ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल एग्जिटिंग द कैपिलरी साइड्स एट आर्टेरियल एंड, यहाँ पे आर्टेरियल एंड से क्या हुआ, पानी निकला, इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल एंटरिंग द वीनस वेन्स एट द वीनस साइड। मतलब यहाँ से जितना निकला वहाँ से अंदर उतना ही घुस गया। एक्स मॉलिक्यूल यहाँ से निकला, एक्स मॉलिक्यूल यहाँ से घुस गया। समझा क्या? तो ये है स्टार्लिंग्स हाइपोथेसिस। और इसकी वजह से क्या मेंटेन होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो यहाँ से सारा पानी निकल गया और यहाँ पे क्या है, एल्बुमिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या है, एल्बुमिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। और आपको पता है कि जब भी किसी सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। 11-12 याद आ रहा है ना भाई? तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया तो पानी किधर मूव करेगा, पानी उधर मूव करता है। तो पानी यहाँ से यहाँ मूव कर जाए क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, तो एल्बुमिन का मेन काम क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना इन योर ब्लड वेसल्स। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द एल्बुमिन। व्हाट इज द मेन फंक्शन? टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द एल्बुमिन, टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द वेसल्स। ठीक है, चलो तो पहला आपने क्या देख लिया। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन आसान है ना यार, मैंने अभी आपको समझा भी दिया कि जितने भी नॉन सॉल्युबल कंपाउंड्स है वो बाइंड कर जाते हैं किसी ना किसी ट्रांसपोर्टर से, और उसकी वजह से उनका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये 5 मॉलिक्यूल्स है जो कि नॉर्मली बाइंड करते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, अगर मैं तुम्हें साफ साफ बताऊँ ना कि एल्बुमिन इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपोर्टर वी हैव, कि एल्बुमिन से बहुत सारी चीज़ें बाइंड हो जाती है। ठीक है, तो दैट्स वाई ये ट्रांसपोर्टेशन का काम भी बहुत अच्छा करता है। और बफर वाला तो मैंने तुम्हें समझा ही दिया कि फ्यू सेकंड्स के लिए क्या होता है, बफरिंग एक्शन भी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन वाला, जो काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता हुआ कि एल्बुमिन कैसे न्यूट्रिशन का काम कर सकता है। तो ये है गाइटन। ठीक है, गाइटन से मैंने ये पिक्चर निकाला था। तो मैं तुम्हें ये वाली पहली चीज़ पढ़ा दूँ, बस इतना पढ़ लो, बाकी जाके तुम खुद बुक से पढ़ लेना। क्या लिखा है, द प्लाज्मा प्रोटीन्स फंक्शन एज अ लायबल प्रोटीन स्टोरेज मीडियम एंड represents a readily available source for the amino acids whenever the particular tissues required them। इसका मतलब क्या है कि जब भी आपकी बॉडी में, सपोज ये क्या है, ब्लड वेसल्स है, इसमें क्या है, आपका प्लाज्मा प्रोटीन है लाइक एल्बुमिन, आपका प्लाज्मा प्रोटीन लाइक एल्बुमिन प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपका टिश्यू है ना, टिश्यू अगर सपोज टिश्यू में प्रोटीन की लेवल कम हो गई, अगर आप खाना नहीं खा रहे हो, आपको भूखमरी हो रही है ना, किसी लड़की को देखा प्यार हो गया है ना, और वो उसने मना कर दिया, तो आप खाना बंद कर दोगे। तो अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारी टिश्यू तो मर जाएगी ना, उसको तो उस लड़की से मतलब ही नहीं है, उसको तो प्रोटीन से मतलब है। तो वो टिश्यू क्या करता है, जो आपके प्लाज्मा में जो एल्बुमिन है, एल्बुमिन उसको अंदर लेता है और उस एल्बुमिन से क्या बनाता है, अगेन अमाइनो एसिड्स बनाता है, और अमाइनो एसिड से क्या होता है, हमारा नॉर्मल मेटाबॉलिज्म कैरी ऑन रहता है। तो देखो ध्यान से, सपोज ये क्या है, ब्लड है, ब्लड में क्या है, हमारा प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन को हम क्या कर सकते हैं, ये देखो टिश्यू इस प्रोटीन को अंदर ले सकता है और अपना मेटाबॉलिज्म कम कर सकता है। ठीक है, तो कहने का सिंपल ये मतलब है कि जो आपका एल्बुमिन है ना, इट इज़ अ रिजर्व सोर्स। क्या है ये, इट इज़ अ रिजर्व सोर्स फॉर द ड्यूरिंग द स्टारवेशन, कि अगर आप स्टारवेशन में हो और आपकी बॉडी में प्रोटीन की लेवल कम हो रही है तो टिश्यू कैन ऑल्सो यूज दिस एल्बुमिन एज अ रिजर्व एनर्जी। समझ आया क्या? चलो नाउ, और इवन टिश्यू तो करते ही है, एंडोरेटिकुलर सिस्टम भी करता है। मतलब जो आपका प्लाज्मा सेल्स है ना, जैसा कि आपको सपोज डिफेंस सेल्स के भी प्रोटीन चाहिए। जो आपका डिफेंस सेल है उसको आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन आपकी बॉडी में है नहीं, तो वो क्या इस्तेमाल कर लेगा, वो प्लाज्मा प्रोटीन इस्तेमाल कर सकता है टू मेक द एंटीबॉडीज। ठीक है, वही ये लिखा है। तो ये लिखा है कि कैसे एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। ठीक है, पढ़ लेना, उस चैप्टर में लिखा है। जो तुम्हारा सेकंड यूनिट है ना गाइटन की सेकंड यूनिट का पहला चैप्टर ही प्लाज्मा प्रोटीन है। ठीक है, और बहुत अच्छा लिखा है उसमें। नाउ सो वी आर डन विथ दिस। तो हमने क्या कर लिया कि हमने फंक्शंस ऑफ द एल्बुमिन देख लिया। आफ्टर द सीइंग दिस फंक्शन ऑफ द एल्बुमिन, लेट्स सी हाउ दिस एल्बुमिन गेट डिक्रीज इन योर बॉडी, कि आपकी बॉडी में हाइपो एल्बुमिनिया कैसे होता है। हाइपो एल्बुमिनिया का मतलब क्या, कि आपकी बॉडी में एल्बुमिन का लेवल कम हो जाना। तो कैसे कम होगा, देयर आर डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट रीजन्स होते हैं मैं समझाता हूँ। पहला, सिंथेसिस कम हो जाना। सिंथेसिस कहाँ पे होता है, एल्बुमिन का लीवर में होता है। तो अगर आपका लीवर डैमेज हो गया, या फिर मेरा लीवर डैमेज हो गया, लाइक लिवर सिरोसिस कंडीशन, एक्यूट लिवर फेलियर, उस केस में क्या होगा, आपका लिवर काम नहीं करेगा। उस केस में क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस बंद हो जाएगी। कौन सा प्रोटीन सिंथेसाइज होता है लिवर में,
सारे होते हैं, तो एल्बुमिन की सिंथेसिस भी बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एल्बुमिन मेजर अमाउंट में सीक्रेट होता है, तो एल्बुमिन हमें ज़्यादा चाहिए, तो एल्बुमिन की सिक्रेशन बंद हो जाएगी। उस केस में क्या होगा? एल्बुमिन नहीं बनेगा। दूसरा केस नेफ्रोपैथी, ठीक है, और लॉस ऑफ प्रोटीन नेफ्रोपैथी। लॉस ऑफ प्रोटीन नेफ्रोपैथी का मतलब क्या? आपकी किडनी प्रोटीन क्या कर रही है? सिक्रेट कर रही है यूरिन में। तो जो प्रोटीन है ना वो यूरिन में क्या हो रहा है? सिक्रेट हो रहा है। प्रोटीन यूरिया, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन यूरिया। यानी कि प्रोटीन क्या हो रहा है? बाउमन्स कैप्सूल से सिक्रेट होकर पीसीटी में आ रहा है और पीसीटी से यूरिन में निकल के चला जा रहा है, तो आपकी किडनी डैमेज हो गई। उसको बोलते हैं एक्यूट रीनल फेलियर, और क्या बोलते हैं उसको? नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिक सिंड्रोम या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ग्लोमुलर डैमेज या फिर एक्यूट रीनल फेलियर। ये सारे केसेस में क्या होता है? आपकी प्रोटीन यूरिन में चली जाती है, तो आपका ब्लड में क्या हो जाएगा? प्रोटीन कम हो जाएगा। दूसरा माल न्यूट्रिशन या फिर पोवर्टी। इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है पोवर्टी, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं खाने के लिए, और आजकल तो और भी नहीं है क्योंकि टैक्स ही इतना ज़्यादा है। तो माल न्यूट्रिशन या फिर पोवर्टी, ये भी क्या है? डिफरेंट मतलब बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे न्यूट्रिशन में। तो अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा तो आप क्या नहीं कर पाओगे? प्रोटीन बना नहीं पाओगे लीवर में, और आप जैसे ही हाइपोप्रोटीनेमिया का शिकार बन जाओगे। दूसरा ट्रॉमा। ट्रॉमा का मतलब क्या होगा? एक्सीडेंट या फिर कोई भी बर्न। अगर आपकी सपोज यहाँ पे बर्न हो गया, 3rd डिग्री बर्न, उसमें क्या होता है? प्लाज्मा लॉस हो जाता है, ठीक है। अगर ज़्यादा बर्न हो गया तो पता है ना कि ज़्यादा हीट की वजह से क्या होता है? प्रोटीन डीनेचर्स हो जाते हैं। तो ज़्यादा हीट, सपोज कोई बहुत ज़्यादा जल गया, उसकी वजह से क्या होगा? उसका सारे प्रोटीन डीनेचर हो जाएंगे, तो प्रोटीन हाइपोप्रोटीनेमिया हो जाएगा, वो प्रोटीन किसी काम का नहीं रहेगा। तो हाइपोप्रोटीनेमिया या फिर प्लाज्मा लॉस, एक्सीडेंट हो गया, लॉस ऑफ ब्लड, इन सारे कंडीशन में क्या हो सकता है? आपका प्रोटीन कम हो जाएगा। एक और कंडीशन में जो सोच सकता हूँ, हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया का मतलब क्या होता है? सपोज आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हो, पर आपकी किडनी उतनी पानी निकाल नहीं पा रही आपकी बॉडी से। आपने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया पर आपका किडनी उतना पानी निकाल ही नहीं पा रहा, तो आपका क्या हो जाएगा? सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा, है ना। सर्कुलेटरी ओवरलोड हो गया तो उसको बोलते हैं हाइपर वॉल्यूमिया, कि वॉल्यूम बढ़ गया, किसका? ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, हाइपर वॉल्यूमिया। तो उस केस में भी क्या होगा? आपका प्रोटीन का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो कम हो जाएगा। क्यों? रिलेटिवली कम हो जाएगा। रिलेटिव का मतलब क्या है? नॉर्मल तो उतना होना चाहिए, पर क्योंकि पानी ही ज़्यादा कर दिया तो डाइल्यूट हो गया कंडीशन। तो ये सारे डिफरेंट कॉजेज है जिसके आपको क्या हो सकता है? हाइपोप्रोटीनेमिया होगा। सर ये क्यों समझा रहे हो मैं? क्योंकि ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और तुम्हें समझना क्या है कि व्हाट इज़ अ क्लिनिकल फीचर। अगर ये सारे पेशेंट्स ऐसे आपके पास आते हैं, किसी का लिवर डैमेज है, किसी का किडनी डैमेज है, कोई माल न्यूट्रिशन है, किसी को ट्रॉमा हो गया है, किसी को हाइपरवॉलेमिया हो गया है, उस सारे केसेस में क्या होगा? देयर इज अ स्वेलिंग। स्वेलिंग का मतलब क्या होता है? एडिमा। इतना तो आप समझ गए होगा ना, एडिमा। तो स्वेलिंग क्लिनिकल फीचर क्या होगा? पेशेंट क्या लेकर आएगा? कहेगा देखो डॉक्टर साहब हमारा पैरिया सूज गया है ना, पैरवा फूल गया, इतना बड़ा हो गया है। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा? इट इज स्वेलिंग। क्लिनिकल फीचर इज स्वेलिंग ऑफ द डिपेंडेंट एरिया। डिपेंडेंट साइट्स क्या होते हैं? देखो कोई बंदा अगर खड़ा है, ठीक है, तो उसका डिपेंडेंट साइड क्या होगा? उसका डिपेंडेंट साइड होगा लिम्प्स, लाइक हाथ या पैर। तो डिपेंडेंट साइड पे क्या होता है? एडिमा होता है। तो नॉर्मली एडिमा कहाँ कहाँ पे होता है? 3-4 जगह होता है। पहला पेरी ऑर्बिटल एडिमा, यानी कि जो आंखें हैं ना इसके आगे पीछे और एडिमा हो जाएंगी, तो ये होता है एक्यूट रीनल फेलियर में। प्लीज़ ये वाली चीज़ याद रख लो, ठीक है। और किसी के सामने अगर बोल दोगे ना, किसी टीचर के सामने, एकदम खुश हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो वैसे नहीं बताना चाहिए पर मेरे जो बैचमेट्स हैं ना उनको भी नहीं आता ये सब, ठीक है। मतलब 10-12 को नहीं आता, समझ रहे हो ना किसके बारे में बात कर रहा हूँ। चलो, तो पेरी ऑर्बिटल एडिमा क्या होता है? आंखों के आगे पीछे क्या होता है ना, फूल जाना, ठीक है। तो ये किस में होता है? एक्यूट रीनल फेलियर। तो जब भी आपका किडनी फेल होगा ना तो आपको सबसे पहला साइन क्या मिलेगा? पेरी ऑर्बिटल एडिमा, ठीक है। और जब आपका लीवर फेल होता है तो एक्यूट लीवर फेलियर, तो आपको क्या होता है? असाइटिस। तो जब भी पेट में असाइटिस हो गया, मतलब असाइटिस का मतलब क्या? पेट में पानी का भर जाना, यानी कि पेट में फ्लूइड का एक्युमुलेशन। पेट में क्या होना? फ्लूइड का एक्युमुलेशन, एब्डोमेन में फ्लूइड का एक्युमुलेशन। तो वो कहाँ पे मिलता है? एक्यूट लीवर फेलियर में। और एंकल्स या फिर क्या सीन ऑफ टीबिया पे जो एडिमा होता है ना, एंकल साइड में, मतलब मेलियोलस की बात कर रहा हूँ, एंकल एडिमा या फिर टीबियल एडिमा, वो कहाँ पे होता है? वो होता है एक्यूट हार्ट फेलियर। तो ये तीनों चीज़ें याद कर लो। किडनी में जब भी किडनी फेलियर होगा तो आंखों में एडिमा होगा, लीवर में होगा तो असाइटिस होगा, और जब भी हार्ट फेलियर होता है तो क्या होता है? पीडल एडिमा। पीडल एडिमा मतलब क्या? नीचे पैरों में एडिमा, ठीक है, एंकल एडिमा। तो ये याद करना। अच्छा, व्हाट इज एडिमा? इट इज़ अ लॉस ऑफ फ्लूइड इन द थर्ड स्पेस। सर ये थर्ड स्पेस आजकल समझ नहीं आया। देखो फर्स्ट स्पेस का मतलब होता है इंट्रासेलुलर। ये सपोज ये एक सेल है, ये क्या है? एक सेल है प्यारा सा, तो इसके अंदर जो स्पेस है, ये स्पेस है ना, ये इसके अंदर, तो ये क्या है? फर्स्ट स्पेस।
और ये रहा ब्लड वेसल, ये क्या है ब्लड वेसल। तो इसके अंदर जो स्पेस है ना इसको बोलते हैं सेकंड स्पेस। तो एक्सेप्ट द फर्स्ट स्पेस एंड सेकंड स्पेस, देखो ये से रहा सेल, इसके अंदर क्या है स्पेस है, तो ये फर्स्ट स्पेस। ये रहा ब्लड वेसल, इसके अंदर जो स्पेस है उसको बोलते हैं सेकंड स्पेस। तो ये वाले स्पेस को क्या बोलेंगे सर, इसको बोलते हैं थर्ड स्पेस। ठीक है, तो जो फ्लूइड होता है ना या तो यहाँ से लॉस होकर यहाँ पे आ जाएगा या फिर यहाँ से लॉस होकर यहाँ पे आ जाएगा। तुम सोचो ना, तुम्हारे सेल के अंदर अगर फ्लूइड है तो वो काम के लायक है, तुम्हारे ब्लड के अंदर अगर फ्लूइड है तो वो काम के लायक है, पर तुम्हारे इंटरस्टिशियम में कोई फ्लूइड है वो तो बेकार है ना यार, उसका क्या काम है, तो वो तो अडीमा करेगा ना। दैट्स वाई व्हाट इज अडीमा, लॉस ऑफ फ्लूइड इन द थर्ड स्पेस इज अडीमा। तो फर्स्ट स्टेप इज इंट्रासेलुलर, सेकंड स्टेप इज इंट्रावैस्कुलर एंड थर्ड स्पेस इज द स्पेस ऑफ इंटरस्टिशियम। तो दिस इज व्हाट अडीमा इज। ठीक है, चलो ना अब तुम्हें ना एक मस्त चीज़ बताता हूँ जो तुम्हें जब तुम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से पढ़ोगे ना या फिर जब तुम्हें हमारा वाइबा होगा और तुमसे जब सवाल जवाब पूछेंगे, ठीक है, वो वहाँ पे ये सब काम आएगा। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ, जब आप प्रोटीन खाते हो तो प्रोटीन खाओगे तो क्या होगा सर, डाइजेस्ट होगा, और क्या होगा, क्या होता है प्रोटीन, जिम वाले से पूछो क्या होता है प्रोटीन तो प्रोटीन से क्या होगा, डाइजेशन होगी, और डाइजेशन से क्या होता है, अमाइनो एसिड्स बनता है, अमाइनो एसिड्स बनेगा। ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्ट होकर क्या बनता है, अमाइनो एसिड्स। अब सुनो, जब अमाइनो एसिड बनता है ना, तो अमाइनो एसिड अगर आप ज़्यादा प्रोटीन खा लेते हो और आपकी बॉडी में प्रोटीन की जरूरत नहीं है तो उस प्रोटीन को स्टोर नहीं करते, उस प्रोटीन को करते डी अमाइनेशन एंड ट्रांसअमाइनेशन। सर क्या बोल रहे हो, आपने अगर ज़्यादा प्रोटीन खा लिया और आपको आपकी बॉडी में उतनी प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है तो आपका बॉडी उस प्रोटीन को स्टोर कैसे करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, क्या क्या करता है बॉडी, क्या करता है, ट्रांस अमाइनेशन एंड डी अमाइनेशन, यानी कि उस प्रोटीन को तोड़ देता है। तो कोई फायदा नहीं है वो प्रोटीन खाने का। तो प्रोटीन खाया, उसका क्या हो गया, ट्रांस अमाइनेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड अलग निकल गई, अमोनिया अलग निकल गया। सर कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ से आया, अबे गधो यार, देखो ये क्या है कार्बन, ये क्या है सर, कार्बन की 4 बॉन्ड है ना, यहाँ पे क्या होता है आर ग्रुप होता है, यहाँ क्या पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे क्या होता है अमोनिया, नाइट्रोजन से क्या बोलते हैं उसको, अमीन ग्रुप होता है, और यहाँ पे क्या होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। अरे सर ये तो प्रोटीन है, बिल्कुल। तो जब तुम इसमें से ये अमोनिया ये निकाल दोगे, तो अमोनिया जब निकाल दोगे यानी कि जब अमीन ग्रुप निकाल दोगे तो अमोनिया के फॉर्म में निकलेगा, तो ये बाकी वाला ग्रुप क्या बच गया, अरे सर ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, बिल्कुल सही। तो जब भी ट्रांसअमिनेशन या डीअमिनेशन करते हो, देखो भाई केमिस्ट्री तुम्हें आनी चाहिए, बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए तुम्हें केमिस्ट्री आनी चाहिए, वो 11-12 वाली। ठीक है, तो जब भी तुम अमीनो एसिड की ट्रांसअमिनेशन करते हो या फिर डीअमिनेशन करते हो, उसका अमीन ग्रुप जब निकाल लेते हो, अमीन ग्रुप क्या हो गया, निकाल दिया, तो बच क्या गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। लॉजिक है ना। तो अब देखो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो अमोनिया निकला है ना, इट इज़ वेरी टॉक्सिक, अमोनिया इज़ वेरी टॉक्सिक। तो अमोनिया को क्या करना है, अमोनिया को क्या करना है, ख़त्म कर देना है। अमोनिया का बनाते हैं ना यूरिया, ठीक है, और वो यूरिया बनाता कौन है, आपका लीवर, जो आपका लीवर है ना, वो क्या करता है, यूरिया को अमोनिया को क्या कन्वर्ट कर देता है, यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब जो यूरिया है ना, आपको पता है कि यूरिया इज गोइंग टू बी एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द यूरिन। तो ये हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजी है। तो सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजी है कि आपने प्रोटीन खाया या फिर आपकी बॉडी में प्रोटीन जो है वो क्या होगा, डीअमिनेशन ट्रांसअमिनेशन होगा, उसमें से अमोनिया बना, अमोनिया कहाँ गया, अमोनिया साइकिल और ऑर्निथिन साइकिल, इसको बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल, पढ़ा होगा ना प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल से क्या बन गया, यूरिया बन गया, और यूरिया क्या हो गया, बॉडी से बाहर निकल गया फ्रॉम द यूरिन। अब सुनो, इन केस आपका लीवर डैमेज है, आपका लीवर क्या हो गया, डैमेज हो गया, तो क्या होगा, लीवर डैमेज जब होगा तो यानी कि आप आगे ये वाला साइकिल कर ही नहीं पाओगे, आप अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे। तो क्या होगा, अमोनिया विल गेट एक्यूमुलेटेड, अमोनिया क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा। तो इस केस में क्या होता है, आपका अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है और उसकी वजह से क्या होती है, अमोनिया टॉक्सिसिटी, अमोनिया की टॉक्सिसिटी हो जाती है। और अमोनिया इज़ वेरी खतरनाक फॉर योर ब्रेन। तो अगर किसी की बॉडी में अमोनिया जाता है ना तो उसका ब्रेन डैमेज स्टार्ट हो जाता है। तो इस डिजीज़ को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हेपेटो एनकेफेलोपैथी। सर ये क्या है, देखो हेपेटो का मतलब क्या, कि आपको लीवर डैमेज है, तो हेपेटो। एनकेफेलोपैथी क्या, क्योंकि आपका ब्रेन भी डैमेज हो रहा है साथ में। तो जो अमोनिया है ना, इट इज़ वेरी खतरनाक फॉर द योर ब्रेन। और प्राइमरी चीज़ क्या है, प्राइमरी चीज़ है आपका लीवर। तो आपका लीवर डैमेज है इसलिए हेपेटो, और आपका ब्रेन डैमेज हो रहा है इसलिए एनकेफेलोपैथी, इसलिए बोलते हैं हेपेटो एनकेफेलोपैथी। ठीक है, चलो नाउ सी, लीवर डैमेज कर दिया, सबको किडनी डैमेज हो गया तो क्या होगा, तो किडनी डैमेज होगा तो ये तो बनेगा ना, यूरिया बनेगा, पर यूरिया बाहर निकल नहीं पाएगा। तो सपोज इन केस ऑफ द किडनी डैमेज, आपका किडनी डैमेज हो गया, आपका किडनी यूरिन नहीं बना पा रहा, उस केस में क्या होगा, आपको यूरेमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, यूरेमिया, यानी कि यूरिया का लेवल ब्लड में बढ़ जाना, यूरेमिया। ठीक है, उस केस में क्या होगा, आपको पता चल जाएगा ना। तो देखो, लैबोरेटरी फाइंडिंग्स ऑफ द यूरिया, क्या बोल रहा है सर, अगर आप लैबोरेटरी फाइंडिंग करते हो यूरिया की
और आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा निकला होता है, तो आप क्या समझोगे? सर यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा हुआ है यानी कि किडनी डैमेज हो गई है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। और हाँ सुनो, देखो ये क्या है? किडनी है। अगर यूरिया कॉन्सेंट्रेशन आपको ज़्यादा मिल रहा है तो एक चीज़ क्या सोच सकते हो आप डिफरेंशियल, कि आपका किडनी डैमेज हो रहा होगा। समझ गया? तो किडनी डैमेज हो रहा होगा इसलिए यूरिया कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। पर ऐसा भी हो सकता है ना कि आपका अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म बढ़ गया होगा। सर ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल। सपोज जस्ट इमेजिन कि आपका अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से बहुत अमोनिया बनेगा, अमोनिया बहुत बना तो यूरिया बहुत बनेगा, तो यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। यानी कि जब भी आपकी बॉडी में अगर यूरिया का लेवल ज़्यादा होता है ना, तो दो चीज़ें हो सकती है। पहला या तो किडनी डैमेज या फिर दूसरा मसल डैमेज, यानी कि आप मसल्स को डैमेज कर रहे हो, मसल को डैमेज करके जो प्रोटीन है उसको डैमेज कर रहे हो, तो मसल डैमेज में होता है। एंड दूसरा किडनी फेलियर में। तो इन दोनों केस में क्या होता है? यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। चलो नाउ वी आर डन विथ मैक्सिमम थिंग्स। अब मैं आपको छोटी छोटी बातें एक दो बातें खत्म करता हूँ और चैप्टर खत्म करते हैं, ठीक है? बहुत बड़ा वीडियो हो गया सर। अब आसान है भाई, बहुत आसान है। अब देखो हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब देखो ध्यान से, ये क्या है? अरे मैंने ये सब पढ़ा दिया, अब तो मैं सिर्फ नोट्स समझाने कि नोट्स में क्या क्या लिखा है। ये क्या लिखा है सर? ये तो लिखा है हैप्टोग्लोबिन। हैप्टोग्लोबिन से कुछ याद आ रहा है क्या? बिल्कुल सर, दो टाइप की ग्लोबिन्स थी, एक तो हीमोपेक्सिन और दूसरा हैप्टोग्लोबिन। तो जो हीमोपेक्सिन था वो किसका ट्रांसपोर्टर था? वो हीम का ट्रांसपोर्टर था। हैप्टोग्लोबिन का मतलब क्या? हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल। तो ये क्या है? हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल, ठीक है? तो ये हीमोग्लोबिन का जो ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा? इट विल ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन। सर आसान है। देखो इसके दो टाइप्स होते हैं, हैप्टोग्लोबिन टाइप 1, हैप्टोग्लोबिन टाइप 2। ये क्या है सर? कुछ नहीं, बस याद रखना है कि इसके दो टाइप्स होते हैं और इसको बोलते हैं प्लियोमॉर्फिज्म। अरे प्लियोमॉर्फिज्म, प्लियो का मतलब क्या है? सॉरी पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा। मॉर्फिज्म का मतलब क्या? मॉर्फोलॉजी चेंज होना। तो बहुत ज़्यादा मॉर्फोलॉजी, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है? तो ये जो हैप्टोग्लोबिन है ना, इसके दो पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, पहला टाइप 1, दूसरा टाइप 2। आसान है, हो गया ना? खत्म हो गया। अब कोई तुम्हें पूछेगा कि सर आप मुझे बताओ हैप्टोग्लोबिन के बारे में बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? पहला, हैप्टोग्लोबिन कहाँ पे आता था? ये हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्टर है, तो आप ये आता है अल्फा 2 में। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ अल्फा 2 रीजन। अल्फा 2 रीजन जो आपने ये अरे यार ऐसे मत करो भाई, रो दूंगा मैं। देखो ये क्या है? ये अल्फा 2 रीजन है ना, और ये देखो ये क्या है? ये अल्फा 2 रीजन है ना। तो इसमें कौन सा प्रोटीन है? हैप्टोग्लोबिन। तो हैप्टोग्लोबिन इज अ पार्ट ऑफ अल्फा 2 प्रोटीन्स। हैप्टोग्लोबिन इज अ अल्फा 2 प्रोटीन और अल्फा 2 ग्लोबुलिन। हैप्टोग्लोबिन इज अ अल्फा 2 ग्लोबुलिन, जिसका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन, जिसके दो टाइप्स होते हैं, हैप्टोग्लोबिन 1 एंड हैप्टोग्लोबिन 2। इतना ही बोलना है बस, खतरनाक। चलो अब तुम्हें एक टॉपिक समझाता हूँ जिसका नाम होता है एक्यूट फेज प्रोटीन्स। एक्यूट का मतलब क्या होता है? अभी, प्रेजेंट के बाद में अभी क्या हो रहा है? एक्यूट। एक होता है क्रॉनिक, एक होता है एक्यूट। एक्यूट का मतलब अभी क्या हो रहा है? अभी 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 बताओ अभी क्या हो रहा है। क्रॉनिक का मतलब इतने दिनों से क्या होता आ रहा है। क्रॉनिक का मतलब क्या? इतने दिनों से क्या होता आ रहा है, उसका मतलब होता है क्रॉनिक, ठीक है? टाइम खत्म हो रहा है, आके रिकॉर्ड करो क्या? नहीं, अभी रिकॉर्ड करूँगा, सारा रिकॉर्ड करूँगा, पर खाना खत्म हो जाएगा। खाना खत्म हो जाएगा, कर लेता हूँ। चलो जल्दी से करते हैं। एक्यूट का मतलब कहते हैं अभी क्या हो रहा है, क्रॉनिक का मतलब इतने दिनों से क्या होता आ रहा है। तो एक्यूट फेज प्रोटीन का मतलब क्या होता है? वो प्रोटीन, देखो एक्यूट फेज प्रोटीन का मतलब क्या होता है? वो प्रोटीन्स या तो बढ़ जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे ड्यूरिंग अ इन्फेक्शन। तो देखो ध्यान से, एक्यूट फेज का मतलब क्या? कोई भी प्रोटीन है, अगर आपको सपोज इन्फेक्शन हो गया, अगर वो बढ़ रहा है, अगर वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्यूट फेज प्रोटीन। पॉजिटिव का मतलब क्या? किसी इन्फेक्शन में वो बढ़ेगा तो आपको इंडिकेशन देगा। जब आप ब्लड टेस्ट करोगे, ठीक है, आप ब्लड टेस्ट कर रहे हो, तो सपोज आपको इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन में क्या आता है? CRP बढ़ा होता है। CRP क्या होता है? इंक्रीज हुआ होता है। तो आपको क्या होगा? आपको पता चल जाएगा कि एक्टिव इन्फेक्शन चल रही है। तो एक्यूट फेज प्रोटीन में अगर कोई प्रोटीन बढ़ जाता है इन्फेक्शन के दौरान, ड्यूरिंग इन्फेक्शन अगर कोई प्रोटीन बढ़ा होता है तो क्या बोलते हैं हम? पॉजिटिव एक्यूट फेज प्रोटीन। अगर कोई प्रोटीन कम हो जाएगा उस दौरान, अगर कोई प्रोटीन कम हो जाएगा उस दौरान, तो उसका क्या बोलोगे? नेगेटिव एक्यूट फेज प्रोटीन। यानी कि एक्यूट फेज में जो आपका इन्फेक्शन वाला फेज है, उस फेज में नेगेटिव यानी कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्यूट फेज प्रोटीन। समझ गए? जैसे कि विल्सन डिजीज में क्या होता है? आपका सेरोप्लाज्मिन का लेवल कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका म्यूटेशन होता है ना, इसका म्यूटेशन होने की वजह से विल्सन डिजीज होता है। तो अगर सेरोप्लाज्मिन का म्यूटेशन हो गया तो सेरोप्लाज्मिन मिलेगी नहीं, तो विल्सन डिजीज हो जाएगा। तो समझ आएगा कि विल्सन डिजीज में सेरोप्लाज्मिन का लेवल कम हो जाता है। तो ये हो गया नेगेटिव एक्यूट फेज प्रोटीन। एग्जाम्पल आयरन ओवरलोड। आयरन ओवरलोड में आपका टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो गई, यानी कि आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी की वैल्यू कम हो गई। समझ रहे हो?
यानी कि उस फेज में जब आपका प्रॉब्लम है, ये जो आयरन ओवरलोड का प्रॉब्लम है, उस फेज में इसकी लेवल कम हो गई, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्यूट फेज प्रोटीन। समझ आ गया? एक्यूट फेज का मतलब क्या? कोई भी ऐसा लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन जिसमें कोई भी हम एक एंजाइम या फिर कोई भी एक प्रोडक्ट लेते हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेक करेंगे। तो अगर उस इन्फेक्शन के दौरान उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो हम कहेंगे पॉजिटिव फेज प्रोटीन, और उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो हम बोलेंगे नेगेटिव एक्यूट फेज प्रोटीन। समझ आया क्या? चलो अच्छा आगे देखते हैं। ओके, तो मैंने कहाँ तक बताया? यहाँ तक बताया कि व्हाट इज़ एक्यूट फेज प्रोटीन्स। तो एक्यूट फेज प्रोटीन्स क्या होते हैं? जिसका लेवल या तो बढ़ जाए या तो कम हो जाए ड्यूरिंग द इन्फेक्शन, उसको हम एक्यूट फेज प्रोटीन बोलते हैं। जिसका लेवल बढ़ता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्यूट फेज प्रोटीन, एंड जिसका लेवल कम होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्यूट फेज प्रोटीन्स। ठीक है, बीच में गया था, खाना भूख लगी थी। ठीक है, बहुत बड़ी वीडियो हो गई है ना। सो व्हाट इज़ दिस सी रिएक्टिव प्रोटीन। अब हम तब से बता रहा था ना कि जब भी आपको इन्फेक्शन होता है, जब भी आपको इन्फेक्शन होता है उस केस में क्या होता है, आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन जो होता है ना, सी रिएक्टिव प्रोटीन वो इंक्रीज होता है। तो ये सी रिएक्टिव प्रोटीन है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन इज़ अ इम्पॉर्टेंट लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, जिससे हमें पता लगता है कि आपके बॉडी में इन्फेक्शन है कि नहीं है। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, आपका जब भी वो CBC कराता है, उसमें वो पहले यही देखता है कि सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, तो उसे पता लगता है इन्फेक्शन है कि नहीं है। ठीक है, चलो, तो जो हमारा सी रिएक्टिव प्रोटीन है ये क्या करता है, इट विल रिएक्ट टू द सी पॉलीसेक्राइड्स ऑफ द कैप्सूल्स ऑफ द निम्नोकोकाई। ठीक है, तो जो हमारा निम्नोकोकाई होता है, जो बैक्टीरिया होता है, उसकी जो कैप्सूल होती है ना, उस पर एक सी पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, उससे वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सी रिएक्टिव प्रोटीन। और कुछ नहीं समझना, बस तुम्हें याद क्या रखना है इंपॉर्टेंट चीज़ कि सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या है, कि ये इन्फेक्शन के टाइम में इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव एक्यूट फेज प्रोटीन। और सी रिएक्टिव किसके अंडर आता था? तो सी रिएक्टिव आता था हमारे बीटा ग्लोबुलिन्स के अंदर। क्या बोल रहे हो सर? अरे बीटा ग्लोबुलिन्स, जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते थे ना, जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते थे तो यहाँ पे आता था ना, तो इसको बोलते हैं बीटा ग्लोबुलिन्स। तो बीटा ग्लोबुलिन्स में क्या आता है? बीटा ग्लोबुलिन्स में आता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। ठीक है, चलो नाउ उसके बाद मैं तुम्हें समझाता हूँ व्हाट इज सेरुलोप्लाज्मिन। सेरुलोप्लाज्मिन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन, जो कि पॉजिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन है। पॉजिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन क्यों? क्योंकि ये भी इन्फेक्शन के टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसका लेवल इन्फेक्शन के टाइम बढ़ जाता है। सर अभी तो आप बोल रहे थे कि इन्फेक्शन का लेवल में टाइम कम हो जाता है। नहीं, जो सेरुलोप्लाज्मिन है ना, सेरुलोप्लाज्मिन वो विल्सन्स डिजीज में कम होगा। क्यों? समझाता हूँ थोड़ी देर में। पर कभी कभी क्या होता है ना, इन्फेक्शन के टाइम में नॉर्मली सेरुलोप्लाज्मिन का लेवल भी बढ़ता है। तो सेरुलोप्लाज्मिन का लेवल भी क्या होता है? बढ़ता है ड्यूरिंग द इन्फेक्शन, बट विल्सन्स डिजीज में क्या होगा? कम होता है। चलो तो सिखाता हूँ क्या होता है ये विल्सन्स डिजीज। सेरुलोप्लाज्मिन इज अ एक्यूट फेज रिएक्टेड प्रोटीन। मतलब क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन या तो बढ़ेगा या तो कम होगा ड्यूरिंग द इन्फेक्शन या फिर कोई एबनॉर्मेलिटीज। तो आपकी बॉडी में कोई भी एबनॉर्मेलिटी होती है, उस केस में क्या होता है, सेरुलोप्लाज्मिन का लेवल या तो बढ़ता है या फिर कम होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्यूट फेज रिएक्टेड प्रोटीन्स। ठीक है ना, ये होता क्यों है? अगर सपोज जो सेरुलोप्लाज्मिन है, इसका फंक्शन क्या है, इट विल हेल्प टू बाइंड विद द कॉपर। वो लिखा नहीं है मैंने, चलो यहाँ पे वो लिखा नहीं है मैंने, हाँ सॉरी यहाँ पे आ गया था मैं सीधा। तो सेरुलोप्लाज्मिन क्या करता है, ये ब्लू कलर का होता है और इसका ये क्या करता है, ये बाइंड करता है, किससे बाइंड करेगा? कॉपर मॉलिक्यूल से। तो जो कॉपर है ना, कॉपर क्या है? कॉपर एक आयन है। ठीक है, तो अगर हमारे प्लाज्मा में अगर आयन बिना किसी चीज़ से बाइंड हुए रहेगा तो क्या होता है? फेंटोन रिएक्शन। क्या होता है? फेंटोन रिएक्शन। और फेंटोन रिएक्शन से आपको पता है, फेंटोन रिएक्शन से क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स फेंटोन रिएक्शन की वजह से क्या होगा? फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? डीएनए डैमेज करते हैं। क्या करते हैं? डीएनए डैमेज करते हैं। तो डीएनए का डैमेज हो गया तो पूरा सेल खराब हो जाएगा। इसलिए जो भी हमारे चार्ज मॉलिक्यूल्स है, लाइक कॉपर, लाइक आयरन, इनको हम क्या करते हैं? किसी मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर देते हैं। तो वो मॉलिक्यूल कौन सा है? सेरुलोप्लाज्मिन, जो कि बाइंड करता है कॉपर से। और वो कितने कॉपर से बाइंड करता है? नॉर्मली 6 to 8 कॉपर से ये बाइंड करता है। और किस कलर का होगा? ब्लू कलर का। ठीक है, इतना समझ है क्या? ना कॉपर बाइंड्स टू 90% विथ सेरुलोप्लाज्मिन। तो 90% जो कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन है हमारी बॉडी में ना, वो बाइंड होती है सेरुलोप्लाज्मिन से। और जो 10% होता है, वो किससे बाइंड होता है? वो एल्बुमिन के साथ बाइंड होता है।
तो देखो सेरोप्लाज्मिन से क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंड होता है। तो कपर है ना, वो सेरोप्लाज्मिन से बहुत ही स्ट्रांगली बाइंड होता है, और जो एल्बुमिन है वो उससे क्या करता है, बहुत ही लूजली बाइंड होता है। तो जब अब तुम एक बात सोचो, अगर कोई चीज़ लूजली बाउंड है तो वो अच्छी बात है कि बुरी बात है? वो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि सपोज मेरा ये कॉपर है और ये एल्बुमिन है, ये दोनों बाउंड जो हो चुके हैं और ये लूजली बाउंड है, यानी कि ये डिटैच हो सकते हैं फिर बाउंड हो सकते हैं, फिर डिटैच हो सकते हैं बाउंड हो सकते हैं। इसका मतलब क्या, जब भी आपकी बॉडी में कहीं जगह पे कॉपर की जरूरत हो तो कौन डिलीवर करेगा? क्या आपका सेरोप्लाज्मिन डिलीवर करेगा? नहीं, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांगली बाइंडेड होता है, तो ये छूटेगा नहीं। तो क्या डिलीवर करता है? ये सब एल्बुमिन। तो जो एल्बुमिन है ना, जो 10% हमारा कॉपर है, वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में। तो मेन ट्रांसपोर्टर कौन सा है? गुड ट्रांसपोर्टर इज एल्बुमिन। क्यों? क्योंकि एल्बुमिन लूजली बाउंड होता है किससे? कॉपर से, ठीक है। पर सेरोप्लाज्मिन स्ट्रांगली बाउंड होता है तो वो छूट नहीं पाता, इसलिए इट इज नॉट अ गुड ट्रांसपोर्टर, ऑल्दो इट इज अ ट्रांसपोर्टर बट नॉट अ गुड ट्रांसपोर्टर, ठीक है ना। सेरोप्लाज्मिन हेल्प्स इन आयरन मेटाबॉलिज्म। देखो जब हम कॉपर पढ़ेंगे ना, जब तुम कॉपर पढ़ोगे, मैं नहीं पढ़ा रहा मिनरल्स, ठीक है, जब तुम कॉपर पढ़ोगे तो कॉपर में देखना, कॉपर हेल्प यू फॉर इन द आयरन मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो सेरोप्लाज्मिन है वो आयरन मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। तो मैं आयरन पढ़ाऊंगा, उधर बताऊंगा, ठीक है। तो आयरन मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। तो जो आयरन मेटाबॉलिज्म में मदद कर रहा है, तो सपोज जस्ट इमेजिन कि आपका कॉपर मेटाबॉलिज्म खराब हो चुका है या फिर सेरोप्लाज्मिन डैमेज हो गया, तो क्या आयरन मेटाबॉलिज्म हो पाएगा? क्या नहीं। तो आयरन मेटाबॉलिज्म भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो आयरन का लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा? कॉपर इंड्यूस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। समझो क्या बोल रहा हूँ कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आपको आयरन की वजह से तो हो ही सकता है, पर आपको कॉपर की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, ठीक है। या तो कॉपर टॉक्सिसिटी हो गई, अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कॉपर हो गया तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से कॉपर इंड्यूस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। या फिर कॉपर का लेवल बहुत कम हो गया तो भी क्या होता है? कॉपर इंड्यूस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। तो कॉपर का लेवल बहुत ही मेंटेन होना चाहिए ताकि आपका आयरन मेटाबॉलिज्म अच्छे से हो पाए, ठीक है। चलो इतना ही समझ लो, बाकी नेक्स्ट ईयर पढ़ना, ठीक है। इतना अभी याद कर लो कि कॉपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आयरन मेटाबॉलिज्म, और बाकी की चीज़ें नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे जब हम डिफरेंशियल सीखेंगे कि कैसे कैसे डिजीज डेवलप होता है पैथोलॉजी में, ठीक है ना। व्हाट इज द सेरोप्लाज्मिन? तो सेरोप्लाज्मिन इज एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन, ठीक है। अब सोचो इस सेरोप्लाज्मिन में म्यूटेशन हो गया। कौन सा म्यूटेशन सर? एक जेनेटिक म्यूटेशन होता है जिसका नाम होता है ATP7B जीन म्यूटेशन। कौन सा? ATP7B। और कौन से क्रोमोसोम पे होता है? 13 क्रोमोसोम पे, ठीक है। मैंने कैसे याद किया है? मैंने याद किया टोटल 20 बनाना है, तो ये 7 और ये 20, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर कितना? 13, और क्या है? 7B। तो ATP7B जीन म्यूटेशन की वजह से क्या होता है? विल्सन्स डिजीज होता है। कौन सा डिजीज सर? विल्सन्स डिजीज। इसमें क्या होता है? सेरोप्लाज्मिन की लेवल डिक्रीज हो जाती है या फिर उसका क्वालिटी खराब हो जाता है। अब क्या होगा? कॉपर उससे बाइंड नहीं कर पाएगा, यानी कि जो सेरोप्लाज्मिन था उससे कॉपर बाइंड नहीं हो पाएगा, तो क्या हो जाएगा? कॉपर की टॉक्सिसिटी हो जाएगी और वो डिपॉजिट होने लगेगा कहाँ पे? लीवर या फिर ब्रेन में। तो अगर सपोज कॉपर लीवर में डिपॉजिट हो गया तो आपका लीवर डैमेज हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं हेपेटोसेलुलर डैमेज, यानी कि जो हेपेटोसाइट्स है उनका डैमेज होना स्टार्ट हो गया, हेपेटोसेलुलर डीजेनरेशन और सिरोसिस ऑफ द लीवर। देखो कभी भी कोई भी लीवर डैमेज होता है ना, जब भी कोई लीवर डैमेज होता है उसका एंड रिजल्ट जो होता है ना वो सिरोसिस ही होता है। तो सपोज आपके लीवर में कुछ भी हो गया, कोई भी इंजरी, कोई ट्रॉमा, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? सिरोसिस ही होगा, ठीक है। सिरोसिस का मतलब फाइब्रोसिस, मतलब लीवर में फाइबर्स आ जाना, ठीक है। जैसे आप अल्कोहलिक हो, अल्कोहल की वजह से लीवर डैमेज हो गया तो उसको बोलते हैं एक्यूट लिवर फेलियर, ठीक है। उसकी वजह से जो भी डैमेज हुआ है एट द एंड सिरोसिस में वो चला जाएगा। तो सिरोसिस इज द एंड स्टेज लिवर डिजीज, ठीक है, एंड स्टेज लिवर डिजीज। तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि जो सेरोप्लाज्मिन है उसमें अगर म्यूटेशन हो गई उसके जीन्स में, कौन सी म्यूटेशन? ATP7B जीन म्यूटेशन, उसकी वजह से क्या हुआ? विल्सन्स डिजीज होता है। और विल्सन्स डिजीज होता है तो क्या होता है? जो आपका कॉपर है वो डिपॉजिट होने लगता है कहाँ पे? लीवर में एंड ब्रेन में। तो जब लीवर में डैमेज होगा तो उसको डिपॉजिट होगा तो उसको बोलेंगे हेपेटोसेलुलर डिजेनरेशन और सिरोसिस ऑफ लीवर। और जब ब्रेन में होता है तो उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, यानी कि आपका कन्फ्यूजन होगा, आपको एटेक्सिया हो सकता है, आपका लॉस ऑफ मेमोरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट, जो ब्रेन से रिलेटेड है। नॉर्मली लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में डिपॉजिट होता है, लिख ही देता हूँ मैं यहाँ पे। कहाँ पे डिपॉजिट होता है? अरे आता होगा ना ये सब, तो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। तो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में क्या होता है? डिपॉजिट हो जाता है। तो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में डिपॉजिट हुआ, उसकी वजह से क्या होता है? एटेक्सिया हो सकता है, उसकी वजह से क्या? लॉस ऑफ मेमोरीज, उसके बाद आपको क्या हो सकता है? कन्फ्यूजन्स, एक्यूट मेंटल डिस्ट्रेस, ये सारी चीज़ें होती है। तो इसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। अब ये दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? हेपेटो एनकेफेलोपैथी,
क्या बोलेंगे? हेपेटो एनकेफेलोपैथी। एनकेफेलोपैथी का मतलब क्या? ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम। हेपेटो का मतलब क्या? लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम। पैथी का मतलब क्या? पैथोलॉजी का मतलब डिजीज। तो हेपेटो एनकेफेलोपैथी। इसका दूसरा नाम होता है हेपेटोलेंटिफॉर्म डीजनरेशन। क्या होता है? हेपेटोलेंटिफॉर्म डीजनरेशन सिंड्रोम। हेपेटो क्यों? क्योंकि हेपेटो का मतलब क्या? आपका हेपेटोसाइट्स डैमेज हो रहा है। हेपेटो लेंटिफॉर्म क्यों? क्योंकि लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में जाकर डिपॉजिट हो रहा है ना। हेपेटोलेंटिफॉर्म डीजनरेशन सिंड्रोम। डीजनरेशन का मतलब क्या? आपके वहाँ के सेल्स डीजनरेट हो रहे हैं। डीजनरेशन सिंड्रोम, हेपेटोलेंटिफॉर्म डीजनरेशन सिंड्रोम। तो ये क्या है? हेपेटोलेंटिफॉर्म डीजनरेशन सिंड्रोम हो गया। क्यों? क्योंकि आपका जो कॉपर है वो कहाँ डिपॉजिट हो रहा है? वो डिपॉजिट हो रहा है ब्रेन में, वो डिपॉजिट हो रहा है लिवर में। इसकी वजह से हेपेटोलेंटिफॉर्म डीजनरेशन सिंड्रोम। और कहाँ पे होता है? डेस्मेंस मेम्ब्रेन्स ऑफ द कॉर्निया। आपको पता है ना, कॉर्निया में 5 लेयर्स होते हैं, ठीक है? तो उसका जो डेस्मेंस मेम्ब्रेन होता है ना, वहाँ पे भी कॉपर रिंग्स डिपॉजिट होती है, तो उसको बोलते हैं केएफ रिंग्स। तो यहाँ पे एक और चीज़ लिख देता हूँ मैं कि इट ऑल्सो गेट डिपॉजिट इनटू द कॉर्निया। क्या होता है? कॉर्निया, जिसको हम बोलते हैं केएफ रिंग, काइजर फेसर रिंग्स जिसको बोलते हैं, ठीक है? केएफ रिंग। चलो इतना समझ आया क्या? तो व्हाट इज विल्सन डिजीज? विल्टन डिजीज इज अ जेनेटिक म्यूटेशन which occurs in the ATP B7 gene on the chromosome number 13। उसकी वजह से क्या होगा? विल्सन डिजीज होता है। और विल्सन डिजीज में क्या होता है? सेलुलोप्लाज्मिक लेवल खराब हो जाता है, उसकी वजह से कॉपर टॉक्सिसिटी होगी। और वो कॉपर कहाँ पर डिपॉजिट होगा? लीवर में, उसकी वजह से हेपेटोसेलुलर डिजनरेशन होगा। आंखों में उसकी वजह से केएफ रिंग्स बनेंगे। और ब्रेन में उसकी वजह से क्या होगा? न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। तो इसका नाम क्या होता है डिजीज का? हेपेटोलेंटिफॉर्म डीजनरेशन सिंड्रोम। समझ आया क्या? तो दिस इज ऑल अबाउट विल्सन डिजीज। नाउ लेट्स सी व्हाट इज एम्फाइसीमा। देखो, एम्फाइसीमा का मतलब क्या होता है कि इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ द एल्वियोलाई। तो आपका ये है क्या है? नॉर्मल एल्वियोलाई है, ठीक है? अगर सपोज आपका एल्वियोलाई डैमेज हो गया तो कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। तो एल्वियोलाई के जो वॉल्स जो एल्वियोलाई के वॉल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में जो एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है वो खराब हो जाता है। कौन सा प्रोटेक्शन? देखो, नॉर्मली क्या होता है हमारी बॉडी में? नॉर्मली क्या होता है? प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, उसको बोलते हैं सीरीज प्रोटीएज, ठीक है? प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है, वो क्या करता है? वो ब्रेक डाउन करता है वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई, है ना? जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है वो एल्वियोलाई के वॉल्स को ब्रेक डाउन करेगा। बट जो हमारा अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन था, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम, वो इसको इनहिबिट कर देगा, इस प्रोटीएज को इनहिबिट कर देगा। उसकी वजह से क्या होगा? इट विल प्रिवेंट द ब्रेक डाउन ऑफ द एल्वियोलाई वॉल्स। यानी कि जो हमारा एंटीट्रिप्सिन है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, इट विल हेल्प यू टू प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ द एल्वियोलर वॉल। तो आपके लंग्स को मेंटेन करने का काम कौन करता है? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। अब जस्ट इमेजिन, अगर इस जीन में म्यूटेशन हो गया तो ये प्रोटीन बनेगी नहीं, तो ये तो प्रोटीन गया आपका हाथ से, यानी कि इसको सिप्रेस करने वाला कोई नहीं है। तो ये क्या करेगा? ये जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है ना, जो सीरीज प्रोटीज हम बोल रहे हैं, ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम क्या करेगा? इसको डैमेज कर देगा एल्वियोलाई को। और डैमेज हो गया तो क्या होगा? आपका एल्वियोलर जो वॉल्स है वो डैमेज हो गया। आपको क्या होगा? कैविटेशन हो जाएगी लंग्स में, यानी कि आपका जो लंग्स है उसको कैविटेशन हो जाएगी। आप जब सांस लोगे ऑक्सीजन एक्सचेंज अच्छा नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? आपको बहुत जोर से सांस लेनी पड़ेगी, हाइपर वेंटिलेशन होगा। तो पेशेंट विल कम विद द चीफ कंप्लेंट्स ऑफ कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बार बार सांस जोर से लेना पड़ रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा करके। तो इसको क्या बोलते हैं? इस डिजीज को बोलते हैं हम एम्फाइसीमा डिजीज, ठीक है? क्यों होता है? क्योंकि हमारा अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो खराब हो जाता है। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? स्मोकिंग एंड क्रॉनिक एल्कोहलिज्म, ठीक है? स्मोकिंग, सिगरेट पीना और क्रॉनिक एल्कोहलिज्म, उसकी वजह से जो हमारा ये एंजाइम्स है ना, ये एंजाइम ये सप्रेस हो जाता है। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, ये दोनों चीज़ों की वजह से क्या होगा? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन क्या होगा? सप्रेस हो जाएगा, उसकी वजह से इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी और ये क्या कर देगा? एल्वियोलाई को डैमेज कर देगा। इसकी वजह से होता है एम्फाइसीमा। तो आपको समझ आया क्या कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ दिस अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन? और ये कहाँ पे था? ये अल्फा-1 ग्लोबुलिन है। सर ये क्या बोल रहे हो? अल्फा-1 ग्लोबुलिन का मतलब क्या? देखो, जब हमने पढ़ा ना यहाँ पे ये वाली चीज़ कि ये क्या है? ये अल्फा-1 ग्लोबुलिन। तो अल्फा-1 ग्लोबुलिन में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या था? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन। तो ये अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन क्या करता है आपको? हाँ, ये प्रिवेंट करता है हमारा डीजनरेशन ऑफ द दिस एल्वियोलर वॉल।
तो अगर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हो, सपोज आपका जीन का म्यूटेशन हो गया और अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हो तो क्या होगा, ये वाली चीज़ आएगी नहीं, तो ऐसे तो आएगा, है ना, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा, यानी कि जो अल्फा 1 था ना वो वाला नहीं आएगा, तेरा इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आप समझ आ रहा है कि इंपॉर्टेंस क्या है इलेक्ट्रोफोरेसिस की। इलेक्ट्रोफोरेसिस की इंपॉर्टेंट ये है कि आप देखते हो कि कौन सा बैंड कितना ज़्यादा है, तो किसी प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है या किसी प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है, इसलिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं ना। और क्या बच गया हमारा, ये हो गया, ये हो ना, मैक्रो 2 ग्लोबुलिन्स। अच्छा, अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन, अल्फा 2 किस में आएगा, अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन आएगा अल्फा 2 ग्लोबुलिन्स में, मतलब ये जो था ना इधर देखो, ये ऐसा एल्बुमिन था, ये अल्फा 1, ये अल्फा 2, बीटा एंड गामा, तो इस रीजन में एक प्रोटीन होता है, उसका नाम क्या होता है, अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन। देखो मैक्रोग्लोबुलिन का मतलब ये बड़ा होगा, यानी कि इट विल नॉट सेक्रेटेड आउट इनटू द यूरिन, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत बड़ा होता है। तो ये क्या है, इट इज़ ऑल्सो एन एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन। एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन का मतलब क्या, कि इसका कॉन्सेंट्रेशन किसी इन्फेक्शन के टाइम बढ़ जाएगा, समझ गया, किसी इन्फेक्शन के टाइम इसके कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। चलो आप देखते हैं ये क्या है, एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन डज नॉट डिक्रीज इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। क्या बोल रहे हो कि जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है उसमें इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं डिक्रीज होता, क्यों सर, देखो ये बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है, इसलिए इसका नाम क्या है, अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन। इसका लार्ज जो साइज है ना, इसका साइज बहुत बड़ा है, इसकी वजह से क्या है, ये डू नॉट क्रॉस द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। देखो ये बाउंडेंस कैप्सूल है ना, इसमें फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होगी, तो ये जो अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन है ना, ये क्या होता है, क्रॉस नहीं कर पाता, ये क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो सपोज जब आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ पड़ा है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मतलब क्या, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस का मतलब क्या, कि आपका जो साइड फिल्ट्रेशन स्लिट था उसकी क्या हो गया, उसका विड्थ क्या हो गया, बढ़ गया, तो अब सारे प्रोटीन तो चले जाएंगे, जैसे एल्बुमिन चला गया, बाकी सारे छोटे छोटे प्रोटीन चले जाएंगे, पर जो बड़े बड़े प्रोटीन्स होते हैं वो नहीं जा पाते। तो उसमें से एक प्रोटीन का नाम क्या है, अल्फा 2 माइक्रोग्लोबुलिन्स। तो अब जस्ट मुझे ये बताओ कि जब आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ होगा, तो आपका एल्बुमिन कम होगा कि ज़्यादा होगा, एल्बुमिन कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एल्बुमिन तो छोटा प्रोटीन है एल्बुमिन, तो वो तो निकल जाएगा। पर मैक्रोग्लोबुलिन ये जो है ना, अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन, क्या इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सीक्रेट नहीं होता, समझ क्या। तो ये क्या है, इट इज़ अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन विच इज एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन विच डज नॉट डिक्रीज। इसका मतलब क्या, इट विल इंक्रीज, विच डज नॉट डिक्रीज, इसका मतलब इट विल इंक्रीज इन द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। समझ आया क्या, क्यों, क्योंकि उसका साइज बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन्स विल हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द PDGF, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर। बस इतना याद रखना है कि इसका काम क्या होता है, इट विल हेल्प यू द ट्रांसपोर्टेशन, इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर। अब देखो, अगर मैं इस कंडीशन का, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, अगर मैं आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस दिखाऊं तो क्या होगा, जस्ट इमेजिन, एल्बुमिन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और माइक्रो 2 ग्लोबुलिन्स का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखो ये रहा इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो ये क्या है, एल्बुमिन का लेवल यहाँ पे कम हो गया। पहले बैंड बड़ी बनती थी ना, तो ये बैंड बड़ी नहीं बन रही, क्यों, क्योंकि एल्बुमिन क्या हो रहा है, यूरिन में सीक्रेट आउट हो रहा है, क्योंकि हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ है, या फिर नेफ्रेटिक सिंड्रोम हुआ है, या फिर हमारा ग्लोमेरुलर डैमेज हो गया है, तो एल्बुमिन का लेवल तो कम हो गया, पर देखो अल्फा 2 का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया, क्यों, क्योंकि ये किडनी से सीक्रेट आउट नहीं होता, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है ना वो बहुत बड़ा है, समझ गए क्या। चलो अब आगे आ जाओ क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में। देखो क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में मैं फिजियो में पढ़ा दूंगा, जो फिजियोलॉजी का सेक्शन होता है ना, उसमें बहुत बड़ी वीडियो बनानी पड़ेगी, कम से कम 1 घंटे के आसपास की वीडियो बनानी पड़ेगी, तो मैं इंट्रिंसिक फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर समझाने के लिए, तो वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। इतना तो पता होगा कि ना कि देयर आर 13 फैक्टर्स, जिसमें से फैक्टर 6 नहीं होता, तो मैंने कैसे याद किया है, छक्का नहीं होता, ठीक है, तो फैक्टर 6 नहीं होता, ठीक है। नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट एवायम पूछ सकते हैं और एग्जाम में भी आता है कि विटामिन के विल हेल्प यू इन द सिंथेसिस ऑफ द फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10। तो फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10 की सिंथेसिस में मदद करते हैं, एंड प्रोटीन C एंड प्रोटीन S की सिंथेसिस में क्या करता है, विटामिन के मदद करता है। अब जस्ट एक क्लिनिकल केस देखो, क्लिनिकल क्या है, जो विटामिन के है, पहले कॉन्सेप्ट समझो, जो विटामिन के है वो कहाँ से बनता है, वो सिंथेसाइज बाय द गट बैक्टीरिया। तो जो आपके जो GIT में जो बैक्टीरिया बैठे पड़े ना, गुड बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं, विटामिन के की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। अगर आपने बहुत दिनों तक एंटीबायोटिक्स खाया, एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या, एंटीबायोटिक्स आर द ड्रग्स विच किल्स द बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक्स आर द
ड्रग्स विच किल्स द बैक्टीरिया। तो सपोज आपने बहुत दिन तक क्या किया, एंटीबायोटिक खाया, उसकी वजह से क्या हो गया, जितने भी आपके बैक्टीरिया थे वो मर गए। तो क्या आपकी बॉडी में विटामिन के की सिंथेसिस हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, यानी कि आपका विटामिन से डिक्रीज हो जाएगा, विटामिन के डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, ऑल द क्लॉटिंग फैक्टर्स आर सिंथेसाइज बाय द प्रोटीन, सॉरी सिंथेसाइज बाय द लिवर। मैंने क्या समझाया था स्टार्टिंग में कि जितने भी हमारे बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, क्लॉटिंग फैक्टर हो, चाहे मैक्रोग्लोबुलिन्स, एल्बुमिन, जितने भी प्रोटीन्स है वो कौन सिंथेसाइज करता है? वो सिंथेसाइज करता है लिवर। तो सपोज अगर आपका लीवर डैमेज हो गया, तो क्या प्रोटीन सिंथेसाइज हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। अब नाउ इन बोथ द केसेस, कौन कौन से केस सर? एक एंटीबायोटिक्स खा रहे हो जिससे बैक्टीरिया किल हो गया, और दूसरा आपका लीवर डैमेज हो गया। इन दोनों केसेस में क्या होगा, इन दोनों केसेस में लीवर डैमेज में प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक यूज़ में क्या होगा, आपका क्लॉटिंग फैक्टर का सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। कैसे डिक्रीज होगा? देखो, लीवर डैमेज हो गया तो क्लॉटिंग फैक्टर बन नहीं पाएगी, और विटामिन के नहीं है तो क्लॉटिंग फैक्टर तो बन ही नहीं पाएगी। उसकी वजह से क्या हो गया, आपकी जो ब्लीडिंग टेंडेंसी है ना, ब्लीडिंग टेंडेंसी का मतलब क्या, ब्लीड करने की टेंडेंसी, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, पेटिके, एकाइमोसिस एंड हैमरेजेस। ठीक है, सबक्यूटेनियस हैमरेज, एकाइमोसिस एंड पेटिके, इनकी टेंडेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं ब्लीडिंग टेंडेंसी। तो तुम बस इतना याद रखो कि अगर आप बहुत दिन तक एंटीबायोटिक्स खाते हो, अगर किसी पेशेंट को तुम बहुत दिन तक एंटीबायोटिक दे रहे हो, तो उसको क्या हो जाएगा, उसके सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, विटामिन के की लेवल भी डिक्रीज हो जाएगी, और उसका लीवर तो डैमेज होगा ही रहा। तो इन दोनों केसेस की वजह से क्या हो गया, क्लॉटिंग फैक्टर बन नहीं पाएगा, तो उसको क्या होगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। तो अगर उसको चोट लग गई ना, तो खून बहता रहेगा, क्लॉट नहीं हो पाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ डी डाइमर? देखो, डी डाइमर क्या होता है, एक मिनट पानी पीने दे यार, सांस फूल गई। चलो, व्हाट इज़ डी डाइमर? डी डाइमर क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन। उसमें क्या होता है, देखो हमारी बॉडी में सपोज कोई क्लॉट बन गया, क्लॉट कैसे बनता है, सपोज चोट लगी, क्लॉट बन गया, फिजियो में पड़ा होगा ना, तो क्लॉट को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बस बोलते हैं। क्लॉट को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बस बोलते हैं। और आपको पता है कि जब क्लॉटिंग हमारा होता है तो उसमें 5 फेजेस होते हैं। पहला तो जैसे कि कॉटन प्लग, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, प्लेटलेट प्लग आना, उसके बाद से प्राइमरी रिएक्शन जिसमें हम क्या करते हैं, फाइब्रिन्स वगैरह बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारा डीजनरेशन करते हैं, मतलब हम क्लॉट को क्या करते हैं, फाइब्रिनोलाइसिस करते हैं। तो ये हमारा बन गया क्लॉट, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बस बोलते हैं। और थ्रोम्बस को लास्ट स्टेप क्या होता है, फिब्रिनोलाइसिस। तो हम इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं, इस क्लॉट को हम क्या करेंगे, तोड़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम तोड़ेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है ना, प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, उसका नाम होता है डी डाइमर। क्या नाम होता है, डी डाइमर। तो इट इज़ ए इंपॉर्टेंट मार्कर फॉर द एथेरोस्क्लेरोसिस एंड फिब्रिनोलाइसिस। तो सपोज किसी को एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस पता है ना क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब आपकी आर्टरीज में थ्रोम्बस का फॉर्मेशन। तो सपोज किसी की आर्टरी में थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, तो जब वो एथेरोस्क्लेरोसिस जब ये टूटेगा तो क्या रिलीज होगा, जब क्लॉट टूटेगा तो क्या रिलीज होगा, डी डाइमर। तो हम ब्लड टेस्ट करते हैं, और हम ब्लड टेस्ट करने में क्या देखते हैं, हम डी डाइमर की कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं। तो अगर डी डाइमर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुकी है, इसका मतलब क्या, उस पेशेंट में एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है। तो सपोज कोई एमआई का पेशेंट है, किसी को हार्ट अटैक आया है, आप उसमें क्या रन करोगे, आप उसमें डी डाइमर रन करोगे ना, आप उसमें डी डाइमर देखोगे, आप उसमें देखोगे डी डाइमर, और पता चलेगा कि इसको एथेरोस्क्लेरोसिस है, तभी इसको हार्ट अटैक आया था। समझ गए क्या? चलो ना, एक और चीज़, अगर सपोज ये क्लॉट जो है, ये क्लॉट क्या हो गया, टूट गया, ये क्या हो गया, ब्रेक ऑफ मतलब टूट जाना, ये टूट के और उससे दूर चला गया। तो जब इसको ये दूर जाता है ना, इसको बोलते हैं एम्बोलिज्म। देखो, एक पहला क्लॉट जहाँ पे लगा पड़ा है ना, देखो प्राइमरी क्लॉट को क्या बोलते हैं, प्राइमरी क्लॉट को बोलते हैं थ्रोम्बस। अगर वो वहाँ से टूट के और कहीं और चला गया, और कहीं और जाके उधर चिपक गया, तो उसको क्या बोलेंगे, एम्बोलिज्म। तो थ्रोम्बोलिज्म किसको बोलते हैं, प्राइमरी क्लॉट को। सेकेंडरी क्लॉट को क्या बोलते हैं, एम्बोलिज्म। So this is embolism, and it is also an ये एम्बोलिज्म है, और ये लंग्स में चला गया, तो लंग्स में क्या हो गया, जाके चिपक जाएगा, और लंग्स में जाके चिपक गया तो क्या होगा एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम मतलब थ्रोम्बस निकला, एम्बोलिज्म बना, लंग्स में गया, लंग्स में जाके चिपक गया, फिर सांस लेने में दिक्कत होने लगी, उसको बोलते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है ना, एक और चीज़, प्लाज्मिनोजेन के बारे में देख लो। प्लाज्मिनोजेन जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म में क्या है, इनएक्टिव फॉर्म।
जब ये एक्टिव होता है तो बनता है प्लाज्मीन। क्या बनता है? प्लाज्मीन, जिसको हम बोलते हैं सेरिन प्रोटीएसेस। सेरिन का मतलब क्या? इसमें सेरिन ग्रुप होता है। प्रोटीएसेस का मतलब क्या? प्रोटीन को तोड़ने वाला कंपाउंड। तो प्लाज्मीन क्या है? जो कि प्रोटीन को तोड़ने वाला कंपाउंड है, इसको बोलते हैं सेरिस प्रोटीएसेस। ये क्या करता है? इट विल ब्रेक द क्लॉट। इट विल ब्रेक द क्लॉट। क्लॉट को ब्रेक करने का काम करता है। तो सपोज क्लॉट को ब्रेक करेगा तो क्या होगा? हम इसको आराम से एमआई के पेशेंट में दे सकते हैं। मतलब अगर सपोज किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, तो अब उसमें क्या होगा? उसमें क्लॉट फॉर्मेशन होगी, उसमें क्लॉट फॉर्मेशन हुआ होगा। तो हम उस पेशेंट को क्या दे देंगे? हम इस पेशेंट को दे देंगे डायरेक्ट प्लाज्मीन। पर प्लाज्मीन तो हमारी बॉडी में पहले से ही है, मतलब हमारे बॉडी में क्या है? प्लाज्मिनोजेन पहले से है। तो हम सिर्फ इसको एक्टिवेट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हम क्या देते हैं? टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। तो हम एक्टिवेटर मॉलिक्यूल्स देते हैं। वो एक्टिवेटर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से? इट इज़ अ यूरोकाइनेस एंड स्ट्रेप्टोकाइनेस। So these are the urokinase and streptokinase. These are the similar molecules with these properties of टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। इसको एक्टिवेट करके ये प्लाज्मिन बना देगा और प्लाज्मिन क्या करेगा? क्लॉट को तोड़ देगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? इट विल द ट्रीटमेंट फॉर द मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन है तो एक ड्रग ये भी होता है कि आपको उसको स्ट्रेप्टोकाइनेस दो या फिर यूरोकाइनेस दो। नाउ क्लॉटिंग फैक्टर्स में ये तो पता ही होगा ना, हीमोफीलिया ए किसकी वजह से होता है? फैक्टर 8 की डिफिशिएंसी की वजह से होता है। बी किसकी वजह से? 9 की डिफिशिएंसी की वजह से होता है। और 10 की डिफिशिएंसी क्या होता है? जो 10 को बोलते हैं, 10 को क्या बोलते हैं? स्टुअर्ट फैक्टर बोलते हैं। तो 9 इज हीमोफीलिया बी एंड 8 इज हीमोफीलिया ए एंड 10 इज स्टुअर्ट फैक्टर। ठीक है, चलो काफ़ी हो गया आज के लिए, इतना ही सब कुछ पढ़ा दिया मैंने। टाटा बाय बाय।